होमवर्क प्रीतम, ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलो ओके, गुड इवनिंग फिर से एक बार सबको। अच्छा देखिए, फिनेंशियल मैनेजमेंट में जो क्लास चल रहा था दैट इज कैपिटल बजटिंग या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेक्निक। किसके पर्सपेक्टिव में? ऑब्वियसली बिजनेस, जब किसी बिजनेस मतलब बिजनेस जो होता है ना, कोई भी कंपनी हो, कोई भी बड़ा फार्म हो, कोई भी बड़ा बिजनेस हो, चाहे माइक्रो बिजनेस हो, मीडियम साइज बिजनेस हो या फिर लार्ज साइज बिजनेस हो, नॉर्मली ये सब बजटिंग करने का ज़रूरत होता है जब लार्ज साइज बिजनेस होता है या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इनफ्लो होता है। कोई भी कर सकता है, छोटा बिजनेस भी कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टेक्निक नॉर्मली बड़े कंपनीज ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये पॉपुलर है उनके बीच में। छोटा कंपनीज इतना फाइनेंशियल सोचता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, सोचना सबको चाहिए, बिकॉज आज जो छोटा है कल वही कंपनी बड़ा बनता है ना। आज जो छोटा सा पौधा होता है कल वो इतना बड़ा पेड़ हो जाता है कि उसके नीचे बैठ के सब लोग एकदम शांत छाया में बैठ के एकदम सुकून से बैठता है गर्मी के टाइम पे, हमारे इंडिया जैसा कंट्री में। तो जो भी हो, तो आज छोटा है तो कल बड़ा बनेगा, लेकिन बड़ा बनने के लिए बजट करना ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द बिजनेस पर्पस। तो कैपिटल बजटिंग बिजनेस को बड़ा बनने में हेल्प करता है। कैपिटल बजटिंग एक फोरकास्टिंग टेक्निक है। ये क्या सा टेक्निक है? फोरकास्टिंग टेक्निक। कि आज हम छोटे हैं, ठीक है, नो इशू, छोटा तो हमेशा कोई ना कोई रहता है। हम लोग तो बचपन से पैदा हुए, उसके बाद तो छोटे ही थे, फिर धीरे धीरे एज पर द टाइम हम लोग धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब बिजनेस भी इसी तरह से बड़ा होता है, लेकिन उसका कुछ फोकस्टिंग होता है कि अगर एक बिजनेस है तो उसको। स्क्रीन रुक गई? मैंने स्क्रीन अभी तक शेयर नहीं किया, स्क्रीन तो मैंने शेयर ही नहीं किया। मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? हाँ सर। आवाज है, मुझे दिख रहा हो, मुझे दिखाई दे रहा है? हाँ ओके, फिर तो हमारा कुछ नेटवर्क इश्यूज होगा। अच्छा, तो बेसिकली ये कैपिटल बजटिंग का जो टेक्निक है, इसमें हम लोग जो टेक्निक्स मेन टेक्निक्स है, ऑलरेडी 3-4 टेक्निक का नाम तो हम लोग सुन लिए हैं प्रीवियस क्लासेस में। जैसे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू का टेक्निक, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का टेक्निक, तीसरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का टेक्निक। ऐसे और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, बट एटलीस्ट हम लोग इतना तो समझ गए कि एनपीवी क्या होता है, एनपीवी क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। बट स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ, जैसे कि पे बैक पीरियड का एक कॉन्सेप्ट आएगा, आगे आगे सब ये सब टेक्निक आएगा। पे बैक पीरियड बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए सोच सकता है। टेक्निक है, फोरकास्टिंग टेक्निक है, जिसके ऊपर डिपेंड करके बिजनेस अपना बजट तय करता है कि भाई इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। उसके ऊपर डिपेंड करके बिजनेस का ग्रोथ डिपेंड करता है, और उस ग्रोथ पे डिपेंड करते इन्वेस्टर्स, जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबका जो ग्रो बिजनेस का ग्रोथ मतलब इन्वेस्टर का ग्रोथ, इन्वेस्टर का ग्रोथ मतलब ऑब्वियसली सबका बोलवाला। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग करेंटली आईआरआर टेक्निक पे हैं, और आईआरआर पे ऊपर एक हम लोग होमवर्क भी दिए थे, तो वो होमवर्क भी सॉल्व करेंगे और फिर से एक बार आईआरआर को रिकॉल भी करेंगे। उसके बाद काफ़ी सारा कॉन्सेप्चुअल टेक्निक्स हैं, उसको देखेंगे और फिर आगे मूव करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे मूव करते हैं, तो एक एक करके बात समझ में आता जाएगा। ओके, ये होमवर्क था। अच्छा, हाउ टू गेस आईआरआर याद है सबको? हाउ टू गेस आईआरआर याद है ना? क्या करना पड़ता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को गेस करने के लिए? बड़ा टेक्निक समझा के रखे थे हम लोग क्लास में। हाउ टू गेस आईआरआर क्या करना पड़ता है, मैं फिर से एक बार रिकॉल करा रहा हूँ। कंप्यूट एक्सेस कैश फ्लो पर ईयर, फिर रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लिए एक्सेस कैश फ्लो पर ईयर डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। होमवर्क जिन लोगों ने ट्राई किया, जैसे शंकर जी, प्रीतम, ये लोग ट्राई किया है, वेरी गुड। अच्छा, प्रीतम का कुछ नहीं दिख रहा है क्या? तो ठीक है, ऐसे रुक गया, लेकिन अभी भी चालू नहीं हुआ? नो सर। हाँ, अभी ठीक है? नो। नो या यस? नो सर। रीजॉइन करो, फिर रीजॉइन करो, क्लियर ठीक हो जाएगा, या फिर एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, मैं देखता हूँ, मैं फिर से एक बार। अभी भी ठीक नहीं अगर हुआ ना, तो रीजॉइन करो, ठीक हो जाएगा। अगर ठीक नहीं हुआ प्रियतमा तो एक बार रीजॉइन कर लो। बात समझ में आया? हाँ सर, हो गया। ठीक है, सब ठीक है, चलो। तो रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट में क्या था? एक्सेस कैश फ्लो पर ईयर, फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, फिर स्टेप 3 में
However, IRR is the rate of return earned on the unrecovered investment balance. So by a thumb rule, IRR should be 1.5 into return on initial investment. जो अमाउंट हम लोग का इसमें आ रहा है, स्टेप 2 में आ रहा है. उसके बाद स्टेप 4 में क्या करना पड़ता है, ट्रेंड देखना पड़ता है कि फेवरेबल ट्रेंड है, अनफेवरेबल ट्रेंड है, मिक्स ट्रेंड है. याद आ रहा होगा सबको, ठीक है. फिर हम लोगों ने एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, और उसका ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करके ये भी देखे थे कि आर का वैल्यू स्टेप 3 से ज़्यादा होगा अगर फेवरेबल है, आर का वैल्यू स्टेप 3 से कम होगा अगर अनफेवरेबल है, आर का वैल्यू आसपास में रहेगा, इक्वल्स टू स्टेप 3 या आसपास में रहेगा अगर आर का वैल्यू मिक्स्ड है, तो मतलब स्टेप 3 के आसपास में है. तो उसके ऊपर डिपेंड करके क्वेश्चंस भी दिया गया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन क्या था, कंसिडर ए प्रोजेक्ट जिसमें 900 हम लोग आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना. 900 हम लोग आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब रुपीज़ इन लैक्स है, लिख के रख लीजिए, रुपीज़ इन लैक्स है, समझने में सुविधा होगा. 900 लाख आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. फर्स्ट ईयर में रिटर्न कितना आ रहा है, 500 लाख. सेकेंड ईयर में रिटर्न आ रहा है 700 लाख, फोरकास्टिंग है, ठीक है. थर्ड ईयर में रिटर्न आ रहा है 600 लाख. तो इस तरह से जो 500 लाख एक साल बाद, सेकेंड ईयर के एंड पे 700 लाख, थर्ड ईयर के एंड पे 600 लाख. केसी जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, बिकॉज आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर केसी से ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट को लेना चाहिए, और अगर कम है तो प्रोजेक्ट को नहीं लेना चाहिए. कंप्यूट IRR एंड गिव योर इन्वेस्टमेंट एडवाइस. शंकर जी और प्रीतम ने ऑलरेडी कैलकुलेशंस किया. शंकर जी कितना आंसर बोले थे आप? अच्छा, IRR जो आया था वो 49.99 आया था. IRR 49.99 आ गया. हाँ. 49, लेकिन क्या आपका दोनों साइड मैच किया, मतलब आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो मैच किया? नहीं किया तो फिर नहीं, जो एक्सेस मैंने इस तरह से निकाला, जो एक्सेस ऑफ कैश फ्लो था, मतलब 500 प्लस 700 प्लस 600, हाँ इससे 900 मैंने माइनस कर दिया, हाँ ठीक है. तो 900 आया और पर ईयर 300 आया, डिवाइडेड बाय 3. 3 साल का था ना. अच्छा ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मैं इसको सॉल्व हाँ. करता हूँ, जिन लोग मैं सॉल्व करता हूँ, पूरा ही देख लीजिए एक बार, ठीक है, कहाँ छोटा भी गड़बड़ हुआ. वैसे प्रीतम का आंसर 43% आया, प्रीतम ने मुझे शेयर किया. प्रीतम कितना नहीं, आंसर आया आर तेरा? का वैल्यू आर आर का वैल्यू आया 42.72. 42.72, तब तो सही हुआ है शंकर जी. मेरा आंसर है 42.62%. हाँ ठीक है, मेरा आंसर है 42.62 एग्जैक्ट आंसर, ठीक है, बट 42.72 पे भी आंसर आ जाएगा. आर का वैल्यू वही तो, आर का वैल्यू ही IRR है शंकर जी, जो तो आर है ये वही क्या तो है? अच्छा, तो ये एक्सेस कैश से जो हम निकालते हैं 49.99, ये क्या है? अच्छा ठीक है, चलिए मैं इसको सॉल्व करता लास्ट हूँ. टाइम जो निकाला था ना हम लोगों ने, लास्ट हाँ वाला हाँ, जो हम लोगों ने सम किया था, वो एक्चुअली हाउ टू इंटू गेस 1.5 करके, जी जी, वो मतलब हाउ टू 0.3. यस यस, मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक्चुअली हाउ टू गेस IRR का मेथड है. मतलब अगर हमें IRR तक पहुंचना है तो हमें ये वाला रूल्स में जाना पड़ता है. ये सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 में क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं एक्सेस कैश फ्लो, फिर रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट. मैं इसको सॉल्व करके ही दिखाता हूँ, ऐसे बहुत लोगों का शायद हुआ नहीं है, मैं समझ रहा हूँ. देखिए एक बार याद आ जाएगा, रिकॉल हो जाएगा. देखिए ये वाला क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँ. रोशनी एंड प्रियतमा ने ट्राई किया था क्या? हेलो. ना दादा करा. ओके ठीक है, देखो IRR is given by homework solution. IRR is given by, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ये 900 इन्वेस्टमेंट था, 500 700 600. तो इसको कैसे करना चाहिए, IRR इज गिवन बाय आउटफ्लो, सिस्टम कुछ ऐसा होता है, IRR इज गिवन बाय आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो. ठीक है, ऐसे शंकर जी का जवाब एकदम सही आया है.
तो मैं एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहा हूँ, जिन लोगों का नहीं हुआ वो कर ले और जिनका हो गया है वो बस मैच कर ले। तो आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो आपको प्रूव करना है। आपने कितना अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया, 900 लाख, इक्वल्स टू आपको क्या प्रूव करना है, ये आपका क्या है, दिस इज योर राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू प्रूव करना है राइट हैंड साइड, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 1% का इधर उधर हो सकता है, 1% अलाउड है, ठीक है, मतलब लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो 900 इक्वल्स टू आपको क्या करना है, 500 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर प्लस 700 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर होल स्क्वायर प्लस 3 साल का है ना, 600 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर होल क्यूब। इसका मतलब यह है कि जो 900 हमें आज मिल रहा, मतलब मैं आज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और मुझे फर्स्ट ईयर में कितना मिल रहा है 500, सेकेंड ईयर में 700, थर्ड ईयर में 600। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों साइड इक्वल बने, जिस पर्टिकुलर, लेकिन हमें क्या नहीं पता, वी डोंट नो आर, हमें नहीं पता आर, और वही आर क्या है, आर इज एक्चुअली IRR, यही तो एक्चुअली IRR है। मतलब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमें ढूंढना है, जो मिसिंग है यहाँ पर। तो लेट आर इक्वल्स टू कुछ तो पकड़ना पड़ेगा। अब ये लेट आर इक्वल्स टू क्या है, इसी के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ रहा था, वो IRR गेस, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या आर है। आपको मैं फिर से रिकॉल कराता हूँ, ये आर का वैल्यू क्या है हमें पता नहीं है, क्वेश्चंस में भी बता के नहीं रखा है, बस क्वेश्चंस में इतना बता के रखा है कि 900 आज हमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 500 लाख मेरा फर्स्ट ईयर में रिटर्न आ रहा है, 700 लाख मेरा सेकेंड ईयर में रिटर्न आ रहा है, 600 लाख मेरा थर्ड ईयर में रिटर्न आ रहा है। और केसी जो है, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब ये मार्केट से जो मैं 900 लाख उठाया, से फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मतलब मेरा मार्केट से पैसा उठाने का खर्चा है जो 40% का रेट है। लेकिन मुझे नहीं पता कि इस पर्टिकुलर बिजनेस में रिटर्न कितना है, वो रिटर्न पता चले तो जाके मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में तो उसको एक्सेप्ट करूं कि रिजेक्ट करूं, मुझे पता चलेगा। और रिजेक्ट तभी करेंगे जब अगर केसी से मतलब 40% से कम आएगा तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन 40% से ज्यादा आएगा तो प्रोजेक्ट लेना चाहिए, 40% से ज्यादा करूं तो प्रोजेक्ट लेना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, अच्छा एक सेकेंड ना, कोई एक जन ज्वाइन नहीं कर पा रहा, एक बार मैं फिर से इनको लिंक शेयर करता हूँ। ओके ठीक है, देखिए तो फिर क्या करेंगे इसको, इसके लिए जो रूल था, मैं रूल को आपको फिर से एक बार याद दिलाता हूँ, जो शंकर जी मुझे पूछ रहे हैं कि ये क्या है। शंकर जी ये बस इसका गेस करने का एक तरीका है, ठीक है, इस पर्टिकुलर आर जो मुझे कुछ नहीं पता, इसका एक गेस करने का तरीका है, जिसमें स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस कैश फ्लो पर ईयर निकालते हैं, जो आपने पहले ही निकाल के रखा, ठीक है, आपने ऑलरेडी एक्सेस कैश फ्लो निकाल के रखा। तो मैं हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इसको हम लोग अगर थोड़ा साइड में रफ में करें, ठीक है, नोट बोल के लिख लीजिए नोट। तो आपका एक्सेस कैश फ्लो कितना है 1800, टोटल कैश फ्लो 800, 1800 है ना, 700 500 600, तो 7 5 1200, 1200 एंड 600 1800। तो 1800 से हमें लेस कितना करना चाहिए 900। तो मुझे पता कि क्या चल जाता है, जब मैं 1800 से 900 को लेस करता हूँ, मतलब दिस इज एक्चुअली माई इनफ्लो अमाउंट एंड दिस इज माई आउटफ्लो अमाउंट। तो आउटफ्लो अमाउंट से इनफ्लो अमाउंट को, इनफ्लो से आउटफ्लो को लेस कीजिए, तो हमें क्या पता चला कि एक्सेस मेरा 900 आ रहा है, ये तो मेरा टोटल एक्सेस है, दिस इज माई टोटल एक्सेस, ठीक है। अब ये टोटल एक्सेस को ना पर ईयर में डिवाइड कीजिए, कितना साल का प्रोजेक्ट है, कितना साल का प्रोजेक्ट है, 3 साल का प्रोजेक्ट है, 1 2 3। तो 3 साल में अगर आप एक्सेस कैश फ्लो को डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाई 3 करते हैं, तो पर ईयर कितना एक्सेस कैश फ्लो होता, पर ईयर के लिए ये 300 लाख का आ जाएगा, ठीक है, 300 का हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया ना, 900 बाई 3 300। उसके बाद रूल क्या बताते हैं कि रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करना है, जो स्टेप 2 है।
अब ये हो गया स्टेप 1, ये पूरा का पूरा खेल जो था ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 1 हो गया, अब इसको स्टेप 2 में क्या करते हैं हम लोग, स्टेप 2 में ये एक्सेस कैश फ्लो का मतलब हमें रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ढूंढना है। एक्सेस कैश फ्लो पर ईयर डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ठीक है। रिटर्न ऑन इनिशियल एक्सेस कैश फ्लो पर ईयर कितना है हमारा 300, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 900 इनटू 100। ये करने से हमारा कितना आ रहा है शंकर जी, ये करने से कितना आ रहा है सबको ही बताओ ना थोड़ा। 33.33 33.33 33.33% है ना, दैट मीन्स 1/3 एक्चुअली, ठीक है 33.33%। अब ये जो स्टेप 2 में 33.33 आया, इसको क्या करना पड़ता है, स्टेप 3 में चले अभी, ठीक है। हाउएवर IRR इज द रेट ऑफ रिटर्न अर्न्ड ऑन द अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट। IRR का क्या मतलब है, IRR का मतलब ये है कि ये जो मेरा अमाउंट जो मैं मार्केट में क्या करके रखा, इन्वेस्ट करके रखा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो मेरा अमाउंट है जो मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा, अनरिकवर्ड जो मार्केट में चल रहा है, ये मेरा रिकवर्ड हुआ नहीं है। 500 700 600, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IRR? IRR का सिंपल मतलब है कि जो अमाउंट मैंने मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा, जो मैंने रिकवर नहीं कर पाया, उसके अंदर छुपा हुआ रिटर्न, उसके अंदर छुपा हुआ रिटर्न है IRR, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पर बता रहे हैं, हाउएवर IRR इज द रेट ऑफ रिटर्न अर्न्ड ऑन द अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट बैलेंस। सो बाय ए थंब रूल, यहाँ पर एक रूल फॉलो करते हैं फाइनेंशियल मैनेजर्स का, एक रूल बनाया गया है, फाइनेंशियल वर्ल्ड ने बना के रखा है, ऑथर्स ने, जो रिसर्चर है बेसिकली। IRR शुड बी 1.5 इनटू रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो जो भी आपका रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्टेप 2 में आया था, उसके साथ आपको 1.5 को इनटू कर देना है, ठीक है। तो अब चलिए स्टेप 3 कीजिए। स्टेप 3 में आपको क्या करना पड़ा, स्टेप 3 में आपको करना पड़ा यही वाला एक एरिया है जिसको याद रखना पड़ता है, 33.33 इंटू 1.5 कितना आया, 33.33 49.99 33.33 इंटू 1.5, हाँ 49.95 95 995 एक सेकेंड, 1.5 इंटू 33.33, हाँ 49.995, ठीक है 49.99, ठीक है 49.99 मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो 49.99% ये जो अमाउंट हम लोग का आया, या फिर अब हम लोग इसको 50% भी मान सकते हैं क्योंकि 5 है उसके बाद, ठीक है मैं 49.99 ही मान के इसको चल रहा हूँ। या फिर इसको अगर मैं 50% भी बोलूँ ना तो गलत नहीं होगा, बिकॉज 995 है तो ऑलमोस्ट 50%। तो अल्टीमेटली ये जो 50% आया हम लोग का, ठीक है स्टेप 3 करके, ये 50% क्या मेरा आर है, नहीं नहीं, दिस इज नॉट माई आर, दिस इज नॉट माई आर शंकर जी। ये एक्चुअली अभी क्या करना है, ये स्टेप 3 में जो अमाउंट आएगा आर इसके आसपास होगा, जो अमाउंट स्टेप 3 में आएगा आर इसके आसपास होगा, ठीक है। अब आसपास मतलब या तो ज्यादा या तो कम, या तो ज्यादा या तो कम। अभी देखना है स्टेप 4 में क्या चेक करना है कि कैश फ्लो का पैटर्न क्या है, फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, मिक्स्ड है। तो अगर आप फेवरेबल को चेक करें, मतलब पहले ज्यादा अमाउंट आएगा बाद में कम, अनफेवरेबल मतलब पहले कम अमाउंट बाद में ज्यादा, पहले कम बाद में ज्यादा। तो अनफेवरेबल, कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहेगा कि उसको पहले कम पैसा मिले, वो हमेशा चाहेगा कि उसको पैसा पहले ज्यादा मिले, ठीक है। तो वो फेवरेबल है वो बिजनेसमैन के लिए कि जल्दी जल्दी मार्केट का पैसा, फंसा हुआ पैसा जल्दी वापस आ जाए, कौन नहीं चाहेगा, फंसा हुआ पैसा जल्दी आ जाए सब कोई चाहेगा। और मिक्स मानेंगे कि कभी ज्यादा कभी कम का एक मिक्स्ड अप कॉन्सेप्ट रहेगा, कभी ज्यादा कभी कम का एक मिक्स कॉन्सेप्ट रहेगा। तो ऐसे केसेस में हमारा ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चंस में क्या करेंगे, इसको इसको मिक्स्ड मानेंगे, हाँ मिक्स्ड माने कि फेवरेबल माने, मिक्स्ड या माने, मिक्स मानेंगे या अनफेवरेबल नेक्स्ट मानेंगे, वन मिक्स मानना चाहिए। 500 700 600, पहले कम फिर ज्यादा फिर कम, ठीक है। अगर हम लोग इस पैटर्न को थोड़ा देखें, इसमें पहले कम फिर कम, पहले 200 फिर 100 फिर 300, मिक्स्ड आ गया। इसमें क्या आ रहा है 500 700 600, ठीक है 500 700 600, और हमारा ये कितना आ रहा है, गुड इवनिंग मौसमी एंड प्रिया,
गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली वो इंस्टीट्यूट का वो आईटी का ओके, क्लास चल रहा था। आई नो, ठीक है, नो इशू, ठीक है, चलो। वो होमवर्क का सॉल्यूशंस कर रहे हैं, नया कुछ नहीं करा है, ठीक है। अभी होमवर्क का सॉल्यूशन ही करा रहा हूँ, उसको फिर से रिकॉल करा रहा हूँ, बिकॉज आईआरआर है, थोड़ा रिवीजन ज़रूरी होता है, ठीक है। देखो फिर आगे आगे समझ में आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें मिक्स्ड लग रहा है सबको, तो अगर मिक्स्ड लगता है तो आर इक्वल्स टू स्टेप 3 होना चाहिए, आर इक्वल्स टू स्टेप 3 होना चाहिए। लेकिन अगर पैटर्न के अंदर थोड़ा अनफेवरेबल सिचुएशंस है तो आर लेस देन स्टेप 3 भी होना चाहिए। मतलब मिक्स्ड है बट थोड़ा अनफेवरेबल है। अगर आप थोड़ा सा नज़र डाले हमारा इस पैटर्न पे, ये पैटर्न पे अगर थोड़ा नज़र डाले, मिक्स्ड है बट थोड़ा अनफेवरेबल साइड में है, मतलब पहले ही कम अमाउंट आया। मिक्स्ड है बट थोड़ा अनफेवरेबल साइड में है, मतलब या तो 50 होगा या तो 50 से कम होगा, 50 से ज़्यादा नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या तो 50 होगा या तो 50 का। अच्छा, ये जो इक्वल्स टू 50 है ना, ये देखना पड़ता है। মিক্সড আছে কিন্তু আনফেভারেবল এটা মানে বুঝলাম। बात समझ देख, इसको एग्जैक्टली बताना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसको एग्जैक्टली बताना मुश्किल इसलिए होता है बिकॉज ये रिटर्न है, अंदर छुपा हुआ रिटर्न है। इसको मतलब ये एक तरीका है, ये जो हाउ टू गेस आईआरआर जो ना, ये एक तरीका है, पैटर्न समझाते हैं, उस पैटर्न से चलने से समझ में आता है। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मिक्स्ड है, मतलब आप हमेशा मिक्स देख के आर इक्वल्स टू स्टेप 3 होगा, ऐसा भी कभी टेक इट मतलब टेक इन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते कि हाँ भाई बोल दिया मिक्स्ड है तो फिर आर इक्वल्स टू 50% ही होगा। ऐसा ऑलवेज नहीं हो सकता, ये डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें भी आपको ट्रायल करना पड़ेगा, लेकिन आपका अप्रोक्सीमेट आइडिया आसपास में ही रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि मिक्स तो है पर थोड़ा अनफेवरेबल साइड में है। क्यों मिक्स्ड है, थोड़ा अनफेवरेबल साइड में है? मतलब आप एज ए बिजनेसमैन ऋषभ, मेरा एक बात समझ कि तू क्या चाहेगा। सबसे पहले ये 500 700 600 में से कौन सा अमाउंट जल्दी आए तो तू फेवर करेगा इन्वेस्ट करने के बाद? 700। 700। लेकिन तेरा सबसे पहले, अच्छा 700 के बाद क्या फेवर करता तू? 600। 600। आफ्टर दैट यू फेवर 500। बट तुम्हारा हाँ। सबसे पहले अमाउंट आया 500, जो सबसे कम है वो आया। तो मतलब ये मिक्स तो है, मतलब 50% के आसपास में ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा ये तो श्योर है। मतलब हमारा आर जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं होगा, कम ही होगा, ठीक है, या तो 50% के पास रहेगा। तो तुम्हारा जो मतलब ट्रायल एंड एरर होगा ना, वो तुम्हें आसपास में ही ढूंढना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करें? अभी आसपास में ही ढूंढना है। तो फिर अल्टीमेटली शंकर जी समझ में आया ना, ये 50% जो या 49.99 जो भी आप लोगों ने निकाला, शंकर जी ने निकाला, प्रीतम ने निकाला, इसका ये आर नहीं है शंकर जी, दिस इज नॉट आर, प्लीज इसको गलत ना समझिए, मतलब इसको ऐसे ना समझिए, ये आर नहीं है। लिख के लगिए, दिस इज नॉट आर। ये आर तक पहुंचने का एक एक अमाउंट है, ठीक है। ये आर तक पहुंचने का एक तरीका है। ये 50% आपको आगे का रास्ता दिखाएगा कि आर किधर हो सकता है। शंकर जी समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। ठीक है, दिस इज नॉट आर। मतलब आप 49.99 जो आपको आप बोल रहे थे वो आर नहीं है, वो आर तक पहुंचने का एक रास्ता है जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेशंस किया, जैसे तरीका लास्ट क्लास में भी समझाया गया था। तो लेट से आर इक्वल्स टू 48%, चलिए मैं मान के चलता हूँ ये 48% है, ठीक है, मैं माना। अगर किसी ने फर्स्ट गेस में सही कर दिया तो उसका जवाब सही है। जैसे कि अब देखो सर, ये ट्रायल एंड एरर करके होता है, ठीक है। जैसे कि इसका एक्चुअल आंसर शंकर जी ने भी सही बताया, प्रीतम ने भी 43% करके आई थिंक सही किया है, बिकॉज प्रीतम का आंसर आया है 43, शंकर जी का आंसर आया है, मैं बता देता हूँ एक बार, प्रीतम का आंसर 43 आया, मेरे हिसाब से सही आया है, बिकॉज 43% में भी 900 इक्वल्स टू LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव हो जाएगा। शंकर जी का और बेहतर आया, शंकर जी का और बेहतर आया, दैट इज 42.72, एंड मेरा आंसर जो है वो 42.62 है, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो शंकर जी का और मेरा आंसर काफ़ी नज़दीक है, प्रीतम का भी सही है मुझे लग रहा है, ठीक है, वो तो अभी चेक करने से ही पता चल जाएगा। लेकिन अगर कोई मानिए कि ये 43% डायरेक्ट डाल के उसका आंसर आ जाता है तो वो सही है, लेकिन ये गेस करना बहुत ईजी है क्या? क्या लगता है ये 43 होगा कि 42.72 होगा या 42.62 होगा? ये तो गैम्बलिंग हो गया ना, वो क्या बोलते हैं, ड्रीम 11 में प्लेयर चूज करने लायक ही हो जाएगा ना, बोलिए ना। ड्रीम 11 में प्लेयर चूज करने जैसा नहीं होगा कि कौन सा प्लेयर कितना रन करेगा,
इस पे दावे से कहना बहुत मुश्किल है। ऑब्वियसली आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशंस लगा सकते हैं कि हाँ भाई चलो आंद्रे रसेल खेलेगा अच्छा, या फिर पैट कमिंस अच्छा बॉलिंग करेगा, आप उसके आसपास तो जरूर सोच सकते हो, बट एग्जैक्ट कहना मुश्किल है। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी आपको वही समझना होगा। तो मैंने माना 48%, तो इसको सॉल्व कीजिए ना। RHS इक्वल्स टू LHS, ठीक है। RHS इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाई जो फॉर्मूला हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा, इस पे पुट करना है 48% के हिसाब से 1 प्लस 0.48, ठीक है, मतलब 1.48 होल टू 1% ওপর নিচে করে যেটা আসবে সেই হিসাবে পার্সেন্টেজটা ধরবো তো? नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है, 1% का बात नहीं है। 50% जो आया ना, 50 के नीचे मैंने 48 मान लिया, ठीक है। मैं इतना श्योर था कि 50 के नीचे होगा, लेकिन वो 1% नीचे होगा, इसका वो ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको करना पड़ेगा। मैं लास्ट दिन भी बताया था कि ये आयरर थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना वो क्या बोलते हैं ना, वो एक होता है ना, वो क्या बोलते हैं, तो अपना एक खुद का फीलिंग, सिक्स सेंस से भी काम को लेना पड़ता है। ठीक है, बाकी तो एक मेथड है कि या तो फिर अगर 2 बार करके भी ठीक नहीं आया तो फिर हम एक्स्ट्रापोलेशन या इंटरपोलेशन कर सकते हैं, ठीक है, सही आंसर तक पहुंचने के लिए। बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप, रूल जो था वो यही तक रूल था, यहाँ तक का रास्ता तय था, इसके बाद का रास्ता नहीं है। आप बात को समझो, यही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये तरीका, ये ट्रेंड है। हर बात में आपको एग्जैक्टनेस नहीं पता चलेगा, बाकी सब पैटर्न का एक ठोस सिस्टम है, बाकी सब पैटर्न का मतलब एनपीवी का एक अपना पूरा मतलब होल कॉन्सेप्ट है, पीआई का भी होल कॉन्सेप्ट है, आईआरआर इज सीरियसली टफ टू, मतलब आप मतलब डेफिनेशन में आपको लिखाऊंगा इसका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आएगा। इट्स रियली टफ टू कैलकुलेट बट इजी टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि भाई कितना रिटर्न है तुम्हारे बिजनेस का। हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और सब यही चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि मैं 20% कमा लिया, मैं 35% कमा लिया, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट इसका जो एक्चुअल कैलकुलेशंस है ना, वो प्रोजेक्ट की रिटर्न कितना है वो कैलकुलेट करना सीरियसली मुश्किल का काम है। तो ये एक तरीका है, मुश्किल इसलिए बिकॉज ट्रायल एंड एरर करके करके आपको जाना पड़ेगा, और उसका जो रूल है वो ये रूल है बेसिकली, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लिखा के रखा कि आपका रास्ता यहाँ तक का रास्ता था, 1 2 3 4, इसके बाद का रास्ता आपको थोड़ा मेहनत करके निकालना होगा। जैसे कि ऋषभ जैसे कंक्लूजन लगा रहे हैं ना ऋषभ, कि आपने 1% कम करके लिया, नहीं मैंने 1% कम करके नहीं लिया, ये तो मेरा अपना ट्रायल चल रहा है कि मैं देख रहा हूँ না স্যার 48%। 1% কম নিয়েছেন ওটা বলছি না, আগের ক্লাসটা মানে আগের অঙ্কটাতে বলেছিলেন না যে 1% এদিক ওদিক যদি আসে সেইখানের মধ্যে সব পার্সেন্টেজ গুলো নিতে হবে, ওই হিসাবেই अरे তো করবো ना। हाँ मतलब तू, अरे वो जो तू 1% बोल रहे है वो इस 900 का 1%, হ্যাঁ 900 का 900 एक, এর 1%, 900 का -1% माइनस +1% अलाउड होता है, ठीक है। अब तुम्हारा परसेंटेज अगर माइनस प्लस में हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो देखो ना, सॉल्व करो इसको, याद आ जाएगा। 1.48 होल टू द पावर 2, और सॉरी ये कितना है, 700 है ना, 700 है, 700 है इतना। ये सेकेंड ईयर में कितना रिटर्न आ रहा है, 700 रिटर्न आ रहा है। रोशनी बोल कितना आया, रोशनी प्रियोतमा आप लोग बोलो तो सही। मौसमी 337.84 337.8, ओके। सेकेंड इसका 7, हाँ इसका 319.58 319.58 प्लस इसका 185.08 185.08, थैंक यू। टोटल करने से 842.5, ओके 50। तो अच्छा, ये मेरा आंसर कितना चाहिए था, 900 आंसर चाहिए था मुझे। ये जो मैंने प्रूव करने का कोशिश कर रहा था कि अगर मेरा रिटर्न 48% होता शंकर जी, तो मैं सोच रहा था कि 48% रिटर्न है, ये मैं सोच रहा था, बट 48% से मेरा ये अमाउंट नहीं पहुंच रहा है ऋषभ। देख 842, 900 का 1% कितना होता है, 9 है ना, 900 का 1% कितना होता है, 9, मतलब ওই माइनस 909 890। আসছে বা 891। हाँ, या तो 909 आ सकता है या तो 891 आ सकता है। आपका आंसर इसके अंदर होना चाहिए, मतलब ये एग्जैक्टली जरूरी नहीं है, या तो 909 के अंदर हो या तो 891 के अंदर हो। मेरा तो आ गया 842.50, नहीं है सर ये चलेगा नहीं, ठीक है, ठीक है, मैं इसको काटूंगा नहीं, मैं इसको काटूंगा नहीं, ठीक है।
मैं इसको काटूंगा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि ये गलत हुआ, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग रास्ता ढूंढ सकते हैं, यहाँ से भी रास्ता ढूंढ सकते हैं। मैं जानबूझ के थोड़ा घुमा हुआ रोड ले रहा हूँ बिकॉज सही गेस बहुत केस में हो सकता है। ये ऐसा मैंने अपना ट्रायल मतलब जब किया ना, मैं देखा कि बहुत केस में मैं 50-60% गेस सही कर लेता, बट हमेशा नहीं होता, सीरियसली नॉट ऑलवेज। 50% मेरा गेस सही होता है बट ऑलवेज नहीं हो पाता। अच्छा, लेट आर इक्वल्स टू 45%, जानबूझ के ले रहा हूँ, ठीक है। 45%, आई डोंट नो, ठीक है, आई डोंट नो कि 45% में होगा कि नहीं होगा, ट्राई कर रहे हैं। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाई 1.45 प्लस 700 डिवाइडेड बाई 1.45। अच्छा, एक चीज और, एक बात मुझे कहना चाहिए यहाँ पर, 600 डिवाइडेड बाई 1.45 होल टू द पावर 3। एक चीज मुझे और कहना चाहिए। अच्छा, जब मैंने 48% से मेरा आंसर आया 842.50, तो आप लोगों को क्या लगता है कि आर का वैल्यूएशन क्या करना चाहिए? 48 से ज़्यादा करना चाहिए या 48 से लो करना चाहिए, नीचे लाना चाहिए? मतलब ये मेरा फर्स्ट गेस था, ये मेरा फर्स्ट गेस था, हाँ। तो नीचे। फर्स्ट गेस में मेरा आंसर गलत आया, मतलब मैं 900 के आसपास, 900 के आसपास नहीं पहुंच पाया। तो अगर मैं फर्स्ट गेस में 900 के आसपास नहीं पहुंच पाया, तो मेरा सेकंड गेस जो चल रहा है, दिस इज माय सेकंड गेस, ओके। सेकंड गेस में मैं 45% में मैं माना, तो मैं 45 क्यों माना, मैं 49 क्यों नहीं सोचा, मैं 50 क्यों नहीं सोचा? बिकॉज आप कभी सोच के देखना खुद ट्राई करके कि अब अगर परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा तो आपका ये अमाउंट ना और कम हो जाएगा। परसेंटेज उधर ज़्यादा मानोगे तो, क्योंकि ये डिस्काउंट और ज़्यादा अमाउंट में होगा ना, 0.48 से डिस्काउंट कर रहे हो, ठीक है, वहां पर तो वो 0.5 में डिस्काउंट हो जाएगा, तो फिर ये अमाउंट आपका और कम हो जाएगा। 842 क्या, वो और नीचे आ जाएगा। लेकिन आपको तो ऊपर जाना है ना, आपको 842 से किधर जाना है, आपको 900 के पास जाना है। तो अगर आपको अपना अमाउंट को रेज करना है, तो आपको परसेंटेज का डिस्काउंटिंग अमाउंट है ना, ये जो ये डिस्काउंट कर रहे हैं, मतलब इसको हम लोग इस पर्टिकुलर वैल्यू से डिस्काउंट कर रहे हैं। तो डिस्काउंट का वैल्यू अगर कम रहेगा तो आप ज्यादा 900 के पास पहुंच सकते हो। कॉमन सेंस थोड़ा लगाना सर, ठीक है, बाय प्रैक्टिस ये कॉमन सेंस रेज होता है, बट थोड़ा थोड़ा सा समझो ना, समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने नीचे लिया, ऊपर जाने का सोचा भी नहीं। और 50 तो मेरा लिमिट मैंने पहले ही बांध लिया, 50 इज माई लिमिट, 50% मेरा लिमिट मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया वो पैटर्न देख के, ठीक है। तो इसका मुझे बताइएगा कोई, क्या आएगा इसका? 500 डिवाइडेड बाई 1.45 कितना आ रहा है? रोशनी बोलना, प्रियतमा कोई तो बोलो, प्रिया, मौसमी, कुछ तो। 344.8। 344.8, वेरी गुड। ये वाला 333। 332 पॉइंट कुछ आएगा। 83 शंकर जी, नहीं 333। 333, अच्छा 333। 197। 333.97, अच्छा ठीक है, 333 चलेगा। अच्छा, ये कितना है? 197। 197, ओके। कितना आ रहा है? 875। 875। मैं स्टील नहीं पहुंच पाया, मेरा टारगेट 900 है, 900 या 900 के 1% प्लस माइनस, 900 1% प्लस माइनस, स्टिल मैं अचीव नहीं कर पाया अभी भी। तो 875 नहीं होगा, तो मेरा 2 बार का गेस गलत निकला। लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक सिस्टम है। लास्ट दिन आप लोगों को इंटरपोलेशन सिखाया था, ठीक है। आज मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा नहीं, ये भी शायद एक्स्ट्रापोलेशन सही होगा, ठीक है। एक्स्ट्रापोलेशन सॉल्व हो जाएगा यूजिंग लीनियर एक्स्ट्रापोलेशन, लीनियर एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है। ये जान के रखिए, बहुत काम आ जाता है। अच्छा, 48% से आपका क्या जवाब आया था? 48% से लेके आपका क्या जवाब आया था? 842.50, ठीक है, 842.50, ठीक है। अच्छा, 45% से आपका क्या जवाब आया? 875, ठीक है। और जब हम लोग, हमें क्या चाहिए? आर चाहिए, हमें चाहिए आर। कितना वैल्यू चाहिए हमें?
900, बट हम लोग ये सब डेटा हमें पता है, बट हमें ये R नहीं पता। तो लीनियर एक्सट्रापोलेशंस का फॉर्मूला को बस पुट करेंगे, लीनियर एक्सट्रापोलेशंस का फॉर्मूला को बस पुट करेंगे। तो ये फॉर्मूला को अगर पुट करते हैं ना, तो हम इस तरह से पुट करते हैं, R माइनस R जो है उसको पहले 45 अमाउंट से ऊपर करेंगे, फिर वही मतलब 48 से 45 को लेस करेंगे, R माइनस 45, 48 माइनस 45। सिमिलरली इधर भी क्या करेंगे, मतलब इसके इक्वल्स में R का वैल्यू नहीं पता, तो इधर क्या करेंगे, 900 माइनस 45 का वैल्यू, नहीं सॉरी, हाँ 45 का वैल्यू 875, और इधर क्या करेंगे, 48 का कितना था, 842.50 माइनस 875। नाउ यहाँ से आपको R सॉल्व करना है, जस्ट सॉल्व R फ्रॉम दिस इक्वेशंस। इस तरह से होता है लीनियर एक्सट्रापोलेशन, स्ट्रेट लाइन में एक्सट्रापोलेशन करने का एक स्टैटिस्टिकल तरीका है, हम लोग ये तरीका को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर R को सॉल्व करें, बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करें, तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? हेलो, क्या आंसर आ रहे हैं मुझे बता सकते हैं कोई? R को सॉल्व कीजिएगा, तो मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, R माइनस 45 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू, यहाँ से इसको माइनस कर दीजिए, जो वैल्यू निकला था 900 माइनस 875 कितना आएगा, 25 डिवाइडेड बाई, माइनस पे आ जाएगा 32, कितना आएगा, 842.50, 32.5, ओके। तो इस यहाँ से अगर हम लोग R को निकाल दे, तो ये 45 प्लस हो जाएगा 45, और ये माइनस होके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके आपका क्या अमाउंट आ रहा है देखना, 45 माइनस 3 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 32.5 कितना होगा, 45 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 32.5, 75 डिवाइडेड बाई 32.5 कितना आ रहा है, 2.3, तो फिर 45 माइनस 2.3 कितना होगा, माइनस 45, 42.69 आया अभी मेरा, ठीक है। वो बेसिकली क्यों आया, वो फ्रैक्शंस के इग्नोरेंस के कारण क्या हुआ ना, ये जैसे कि 75 मान लिया था, ये 875 का कुछ कैलकुलेशंस में देखिएगा किसी का पॉइंट में कुछ आ रहा था, ठीक है, लेकिन फिर भी आंसर ठीक है। नॉर्मली पॉइंट के बाद ना कम से कम 2 घर लेना चाहिए, अगर प्रॉपरली बोला जाए तो, ठीक है, पॉइंट के बाद 2 घर लेना चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद आप 2 बार, मतलब जो भी अमाउंट आएगा और 2 घर आप जा सकते हो, तो ये कॉन्सेप्ट नॉर्मली होता है। तो अगर प्रॉपरली फ्रैक्शंस को यूज करते तो शायद 42.72 या 62 आ जाता, लेकिन अभी मेरा 42.69 आया, तो ये हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, जैसे कि प्रीतम का 43 आया ना, प्रीतम का भी सॉल्यूशंस हो गया, तो 42.69 इज द एग्जैक्ट आंसर R। शंकर जी समझ में आ गया ना, रिकॉल हो गया होगा? हाँ रिकॉल हो गया। ओके, सबको समझ में आया? तो R is less than KC. Yes, since IRR greater than KC, क्योंकि KC का वैल्यू क्या था, अच्छा 40 था, हाँ 40%, 40% था, हाँ KC का वैल्यू 40% था, ठीक है। तो 40% मेरा कैपिटल का कॉस्ट था, मतलब मेरा मार्केट से पैसा उठाने का खर्चा था 40%। मतलब इसका सिंपल अगर सोचे ना, जस्ट एकदम सिंप्लीफाई करके सोचिए कि हम मार्केट से जब पैसा उठाते थे, वो मेरा, अगर मैं 100 रुपीज़ उठाता था तो 40% का 40% खर्चा होता है, लेकिन मैं मार्केट से कमाता हूँ 42.69, ठीक है। तो ज़्यादा कमाते हैं सर, मार्केट से ज़्यादा कमाते हैं जितना मैं खर्चा कर रहा हूँ, 2% ज़्यादा बहुत होता है, ठीक है। बिजनेस में प्रॉफिट में रहना अच्छा बात है, कोई खराबी नहीं है। हाँ, अगर किसी प्रोजेक्ट में ज़्यादा आएगा तो वो ज़्यादा लेंगे, बट प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, ये तो फोरकास्टिंग है। तो IRR ग्रेटर देन KC, सो IRR ग्रेटर देन KC कैसे हुआ, 42.69 ग्रेटर देन 40%, ठीक है, ग्रेटर देन 40%, सो प्रोजेक्ट इज viable. प्रोजेक्ट इज वायबल, ठीक है। मतलब कंपनी को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए,
ये जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने में, बिकॉज इसका मतलब जो रिटर्न आ रहा है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा आ रहा है। समझ में आया? बोलिए सबको। अच्छा हाँ, प्रिया, मौसमी, आप लोग भी रिकॉल कर लिए? किसी ने, आप लोगों ने होमवर्क किया था क्या घर पे? मौसमी या प्रिया, आप लोगों का क्या जवाब आया था? किया था? प्रिया नहीं किया था बोला। मौसमी করেছিলি? मौसमी का आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है। प्रियतमा क्लियर हुआ ना बात? आईआरआर? सर ओके ठीक है। अब ये ना धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते जम जाएगा, ठीक है। ये जो आईआरआर सबसे कॉम्प्लेक्स माना जाता है सर, इसलिए सबसे कॉम्प्लेक्स है बिकॉज ये ट्रायल एरर कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन प्रोसेस फॉलो करने से कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचते हैं हम लोग ऑब्वियसली। अच्छा एक क्वेश्चन और देता हूँ, घर पे कीजिएगा, ठीक है। घर पे ट्राई कीजिएगा, जितना करेंगे उतना ज़्यादा दिमाग खुल जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट, कंसिडर द following project, consider the following project 0 1 2 3 4, this is what years, ठीक है, years, number of years। अच्छा 0 ईयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट है 500 लाख का, 500 लाख इन्वेस्ट कीजिए। फर्स्ट ईयर में रिटर्न बोल रहा है 100 लाख का, सेकेंड ईयर में 200 लाख का, थर्ड ईयर में 300 लाख का, फोर्थ ईयर में 400 लाख का, ठीक है। ओके 100 200 300 400। आपको क्या पूछ रहे हैं? कंप्यूट IRR and decide whether project should be accepted, if KC equals to 18%। अगर KC 18% है तो क्या ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो क्या ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये आपको पूछा है, ठीक है। हो जाएगा ना, घर में ट्राई कर लीजिएगा ना। हेलो हाँ ऋषभ, ट्राई कर लेंगे। ओके ये ट्राई कीजिएगा, है ना सर? ठीक है, हाँ, ये ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा, हो जाना चाहिए। अच्छा एक चीज़ मैं बोलता हूँ, यहाँ पर IRR गिवन है, स्पेशली जो लोग एग्जाम सिचुएशंस के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, मतलब जिनको एग्जाम भी क्रैक करना है, ठीक है। एग्जाम सिचुएशंस में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। एनपीवी का सवाल, IRR का सवाल ना एक ही तरीके से होता है, ठीक है, चाहे एनपीवी पूछ ले, यही इस तरह का ही हम लोग एनपीवी का क्वेश्चन आप देखिएगा पुराना नोट्स ओपन करके, ठीक है, एनपीवी का नोट्स ओपन करके देखिएगा क्वेश्चन। एनपीवी जब स्टार्टिंग में हम लोग सॉल्व करते थे ऐसा ही सॉल्व करते थे ना, ठीक है, इसी तरह का सवाल होता था प्रोजेक्ट में 0 1 2 3 कैश फ्लो हो रहा था, ठीक है। तो याद आ रहा है सर, ये एनपीवी का क्वेश्चन था, प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था और बड़ा लॉजिकल कॉन्सेप्ट माना जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है एनपीवी, ठीक है, पॉपुलर है, बड़ा पॉपुलर है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है, तो आप क्या यूज कीजिएगा, आईआरआर करेंगे कि एनपीवी करेंगे? हेलो, आपको मेरा बात समझ में आया? अगर क्वेश्चन साइलेंट है मतलब यहाँ पर आईआरआर बोला नहीं है, सिंपल आपको ये क्वेश्चन दे दिया, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट एंड फिर बोले कंप्यूट एंड डिसाइड वेदर प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट इफ केसी इज 18%, तो क्या करना चाहिए आपको? आप आईआरआर को छोड़ दीजिएगा, ठीक है, एग्जाम सिचुएशंस में डोंट डू आईआरआर, ओके। मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ, लिख के देता हूँ, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है आईआरआर करना है तब तो आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। नोट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, ओके, अबाउट आईआरआर, तो एकदम चुपचाप देन डू एनपीवी, ठीक है।
क्वेश्चन, और आप लिख दीजिएगा वी अज्यूम एनपीवी टेक्निक, ठीक है, आप लिख दीजिएगा। तो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट आईआरआर देन डू एनपीवी, सिंपल है, ठीक है। एनपीवी इज द अनडिस्प्यूटेड क्राइटेरिया फॉर चूजिंग एनी प्रोजेक्ट बिजनेस के लिए। लेकिन अब देखो जब बड़ा बिजनेस होता है ना, वो हर तरह का कॉन्सेप्ट में जरूर बात को तय करेगा, वो प्रोजेक्ट वैल्यू देखेगा, आईआरआर देखेगा, जो मर्जी देखेगा, उनके पास तो सारा चीज ओपन है, वो अपने हिसाब से कर सकता है। तो ये एक बार जरूर आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के बात को फिर से आगे बढ़ाते हैं। अब एनपीवी और आईआरआर पे जब इतना बात हो रहा है, तब एनपीवी और आईआरआर के बीच में कुछ डिफरेंस कर लेना चाहिए। पॉपुलर क्वेश्चंस में पूछते हैं एग्जाम सिचुएशंस में, और हमें भी पता होना चाहिए कि ये दोनों जो पॉपुलर टेक्निक है इन्वेस्टमेंट करने का, बिजनेस का, तो हेडिंग कर लीजिए। हेडिंग क्या करेंगे? एनपीवी वर्सेस आईआरआर, ठीक है। कॉन्सेप्ट है डिफरेंस, कंपैरिजन करेंगे बेसिकली, एनपीवी वर्सेस आईआरआर का कंपैरिजन करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? एनपीवी वर्सेस आईआरआर, लड़ाई जारी होगा, ठीक है। ये नाइट राइडर्स वर्सेस पंजाब किंग्स, कल कौन जीता? कल नाइट राइडर्स जीत गया, ओके। ऋषभ आईपीएल देखिस ना कि? प्रीतम, हाँ सर, कौन कौन आईपीएल का फैन हो? सर अल्प स्वल्प देखी। अल्प स्वल्प, चलो एकदम बढ़िया है। एक देखिस? अच्छा চলো। হ্যাঁ আরে তুই তো নেশারই মনে হচ্ছে ড্রিম ইলেভেনের জন্য নেশাটা হয়েছে। না আচ্ছা আমি জীবন করি সত্যিকারের করবো লড়বো জিতবো? একদম तुम लोग को मेरा टी शर्ट दिख रहा है, ये एक्चुअली नाइट राइडर्स का टी शर्ट है, किसी ने मुझे गिफ्ट किया है। तो वैसे मैं नाइट राइडर्स का कोई बिग फैन नहीं हूँ, बट किसी ने मुझे गिफ्ट किया है, मैं पहन के रहता हूँ आजकल। ओके, कोरबो लड़बो जीतबो। और मुझे याद है एकदम स्टार्टिंग टाइम था 2007-8, फर्स्ट ईयर सेकंड एडिशन था। तो सौरव गांगुली तब नाइट राइडर्स का कैप्टन था। तो लगातार 2 मैच, मतलब 2 सीरीज, मतलब 2007 2008 नाइट राइडर्स पहले 7th पोजीशंस पे थे, उसके बाद 6th पोजीशंस पे है, ठीक है। तो जीत नहीं पाया था गांगुली के टाइम पे। फिर मोस्ट प्रॉब्ली थर्ड टाइम पे थोड़ा कमबैक किया था, काफ़ी अच्छा किया था, जीत नहीं पाया था। तो ऐसे ही एक ये चल रहा था, बेसिकली वो सेलिब्रेशन टाइप का होता है, एक सेमिनार टाइप का चल रहा था। तो उसमें राहुल द्रविड़ भी थे। राहुल द्रविड़ उस टाइम पे बैंगलोर के लिए था। तो उस टाइम बैंगलोर अच्छा परफॉर्म कर रहा था, सेकंड या थर्ड या मोस्ट प्रॉब्ली या किसी एक में विनर भी हुआ था, मे बी, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो एक जोकिंग्स चल रहा है, तो फिर सर विनर একবারও হয়নি। हाँ, बैंगलोर एक একবারও विनर अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। ফাইনালে গিয়ে গোহারা হেরে গেছে। एग्जैक्टली, तो वो स्टार्टिंग का टाइम है, तब गांगुली कैप्टन था। तो ऐसे राहुल द्रविड़ ऐसे ही मजाक कर रहा है सौरभ के साथ, तो बोल रहा है कोरबो लोडबो जीतबो रे। तो शाहरुख खान भी चिल्ला रहा है और गांगुली भी है स्टेज पे। तो शाहरुख खान भी बोले कोरबो लोडबो जीतबो रे। तो फिर सौरभ गांगुली आया स्टेज में, तो फिर राहुल द्रविड़ उसको बोल रहा है कि कोरबो लोडबो इट्स ओके, बट वेयर इज द जीतबो पार्ट? कोरबो लोडबो ठीक है, बट जीतबो मिसिंग है। तो मजाक था वो एक्चुअली, बट जो भी हो, जो उस टाइम पे मैं बड़ा कोलकाता को सपोर्ट करता था, क्योंकि बड़ा उस टाइम पे मजा आता था। तो मुझे बहुत खराब लग रहा था यार, सच में, को जीतबो कहाँ है, 2 बार लगातार हारे और सबसे पीछे रैंकिंग था। ठीक है, तो पर्टिकुलर कर लो, एनपीवी का हेडिंग कर लो, आईआरआर का हेडिंग कर लो। डेफिनेशन, अभी तो मैं किसी का भी सपोर्टर बन जाता हूँ, जो अच्छा खेलता है उसका सपोर्टर। डेफिनेशन वाइज अगर देख ले एनपीवी क्या है, इट शोज द इफेक्ट, it shows the effect of project, on shareholders wealth, इफेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन शेयरहोल्डर्स वेल्थ। एनपीवी हमें क्या शो करता है? इट शोज द इफेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन शेयरहोल्डर्स वेल्थ।
शेयर होल्डर्स के वेल्थ में क्या फर्क आ रहा है वो देखने के लिए हमें एनपीवी पे जाना चाहिए। और आईआरआर क्यों चेक करते हैं? इट इज दी, ध्यान से समझिएगा कि क्यों आईआरआर एनपीवी दोनों इंपॉर्टेंट हो सकता है, सबका अपना अपना कैरेक्टर है। इट इज द रिटर्न, इट इज द रिटर्न ऑन अनरिकवर्ड, रिटर्न ऑन अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब जो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने पहले ही कर दिया उसमें जो अमाउंट का अभी भी कुछ अमाउंट रिकवर नहीं हुआ मार्केट से, इट इज रिटर्न ऑन अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट बैलेंस, जो बैलेंस मार्केट में कंपनी का पड़ा हुआ है, ठीक है, इन द प्रोजेक्ट, इन द प्रोजेक्ट। तो ये रिटर्न अंदर छुपा हुआ रिटर्न है बिजनेस का, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये क्या शो करता है? इट शोज द इफेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन शेयर होल्डर्स वेल्थ। इसमें बस इतना बताते प्रोजेक्ट जो कंपनी चूज कर रहा है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जैसे कि कोई भी बिजनेस का न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई जैसे आप देख सकते हो आजकल अदानी पोर्ट को ही अगर आप देखो ना, वो न्यू प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रोज नया नया अदानी पोर्ट रोज कुछ ना कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आप अदानी पोर्ट का बिजनेस के बारे में थोड़ा सा भी न्यूज़ देखते हो, अभी मतलब अभी इंडिया का तो बहुत सारा पोर्ट अदानी पोर्ट के अंडर में, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ प्राइवेट पोर्ट के लिए बहुत सारा पोर्ट वो खरीद लिया है, ठीक है। रिसेंटली फ्लिपकार्ट के साथ भी अदानी पोर्ट का एक बिजनेस डीलिंग्स हुआ है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम भी हुआ है अदानी पोर्ट को, ये आपका डाउ जोन्स ने हटा दिया इंडिसेस से, बिकॉज वो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के लिए, क्योंकि वो या रेंगून मतलब हमारा म्यांमार में मिलिट्री सप्लाई में है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ ना कुछ है अदानी पोर्ट का न्यू इन्वेस्टमेंट। अगर मुझे पता चले मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब मुझे बस अदानी याद आया तो मैं अदानी बता रहा हूँ। अदानी पोर्ट अलॉट्स 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ इंडी लेकसाइड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक सर्च 2%, ठीक है। रिसेंटली ये क्या एक खरीदा मुझे याद नहीं आ रहा है, स्टॉक बट डेब्ट नीड्स टू बी मैनेज्ड वेल। हाँ, एक्विजिशंस लिफ्ट अदानी, मतलब एक्विज कर रहा है, मतलब अलग अलग इसको एक्विज कर रहा है, मतलब जो पोर्ट्स है। यहाँ पर पोर्ट का नाम मुझे एक्चुअली मैं ढूंढ रहा हूँ, अदानी पोर्ट जो एक्चुअली इंडिया का करेंटली, हाँ ये एक पोर्ट रिसेंटली एक्विजिशन किया, कृष्णपत्तनम पोर्ट। पोस्ट एक्विजिशन 25% स्टेक कृष्णपत्तनम पोर्ट विल बिकम अ होली ओन्ड सब्सिडी ऑफ एपी अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऐसे पूरा भारत में बहुत सारा है इसका, बहुत सारा। ऐसे में स्टॉक मार्केट ग्रुप में ऑलरेडी इसका डिटेल्स एक बार डाल के रखा, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट ग्रुप में जो लोग हो उनको वहाँ से भी दिख सकता है कि अदानी पोर्ट के अंडर में क्या क्या बिजनेस है इंडिया में, उनका कहाँ कहाँ पर उनका पोर्ट में स्टेक है, ठीक है। मौसमी नहीं है क्या? मौसमी तो है, ओके। मौसमी आवाज 25 ना तो तुम सुनते 25 हाथ देखिए, साउंड যদি 25 তো হাত হ্যান্ড রেজ কর। ओके ठीक আছে, थैंक यू। अच्छा, डेफिनेशन वाइज हम लोग समझे। शंकर जी डेफिनेशन क्लियर है ना, एनपीबी और आईआरआर का मतलब दोनों क्यों करते हैं, मतलब आईआरआर क्लियर है। हाँ बोल रोशनी बोल। আইআরআরটা দেখাও। আইআরআরটা দেখাবো, দেখ হয়েছে? হ্যাঁ ओके चलिए, फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला अगर देखें तो इसका फॉर्मूला बताते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, इन सिंपल। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है? दैट डिस्काउंट रेट हम लोग क्या कर रहे हैं तब से, इसका जो क्वेश्चन सॉल्व कर रही है वो डिस्काउंट रेट, ये अमाउंट ढूंढ रहे हैं और इससे डिस्काउंट कर रहे हैं। डिस्काउंट मतलब आज के डेट में आ रहे हैं, जो मुझे 500 लाख 1 साल बाद मिलेगा, जो मुझे 700 लाख 2 साल बाद मिलेगा, जो मुझे 600 लाख 3 साल बाद मिलेगा, उसका आज के डेट में हमें उसको डिस्काउंट करना है और आर को गेस करते हुए जा रहे हैं।
तो वो डिस्काउंट रेट जिस रेट में मुझे आज का वैल्यू पता चलेगा, मतलब आज के रेट में मेरा कितना अमाउंट होगा, वो वाला रेट के तलाश में हम लोग IRR को कैलकुलेट करते जाते हैं। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है दैट डिस्काउंट रेट, ठीक है, दैट डिस्काउंट रेट एट विच आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो, आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो। हमें वो वाला डिस्काउंट रेट चाहिए जिसमें, जैसे अभी हम लोग किए ना 900 इक्वल्स टू, जो अप्रोक्सीमेटली आया हम लोग का 901% प्लस माइनस करके, वो हमें चाहिए। दैट इज it is the rate at which, it is the rate at which NPV is 0। मतलब हमें वो रेट चाहिए जिसमें नेट प्रोजेक्ट का जो वैल्यू है, एनपीवी जो है, मतलब वो डिस्काउंट रेट हमें चाहिए जहां पर एनपीवी जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। जब एनपीवी 0 होता है तब IRR ग्रेटर देन केसी होता है, ठीक है। मतलब एनपीवी मतलब प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन जो है, प्रोजेक्ट का एनपीवी का भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। एनपीवी का वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना जरूरी है, और 0 इज अ पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज इसके बाद जो भी आएगा वो पॉजिटिव न्यूट्रल है। तो एनपीवी 0 तो IRR ऑब्वियसली ग्रेटर देन केसी हो जाएगा, ठीक है। तो अब यही है दैट डिस्काउंट रेट एट विच आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो, दैट इज इट इज द रेट एट विच एनपीवी इक्वल्स टू 0। तो समझ में आ रहा है ना, IRR वो रेट है जिसमें एनपीवी को 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। ये रहा फॉर्मूला। आगे और भी क्या है, अच्छा थर्ड, कट ऑफ। कट ऑफ प्रोजेक्ट को चूज करने के लिए कट ऑफ, या फिर इसको हम लोग और एक नाम से भी बोल सकते हैं हार्डल रेट। हार्डल रेट मतलब एनपीवी चूज करके अगर प्रोजेक्ट को जब लिया जाता है, कोई भी बिजनेस जब एनपीवी के थ्रू से प्रोजेक्ट को चूज करता है, तब उसे क्या देखना चाहिए, मतलब क्या हार्डल रेट है। एनपीवी का हार्डल रेट है एनपीवी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एनपीवी का हार्डल रेट क्या है, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और IRR का हार्डल रेट क्या है, कोई बता सकता है? IRR का हार्डल रेट क्या है? KC दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए ना, IRR ग्रेटर देन KC, यही उसका हार्डल रेट है। IRR मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किस पे डिपेंड करता है, KC पे डिपेंड करता है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? IRR का हार्डल रेट KC, हम लोगों ने अभी 2 मिनट पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, समझ में आया? हेलो बोलिएगा थोड़ा। ओके हाँ सर। सर ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, एनपीवी, हाँ बोलो। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो पहले भी लिखा हुआ है, अगर पुराना नोट्स भी देखो वहां पर भी लिखा हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब आउटफ्लो का दूसरा नाम क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी होगा ना, लिखा हुआ है, देखना क्वेश्चन को कॉपी खोल के देखना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं इसको। आउटफ्लो और इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक ही बात है, ओके। नेक्स्ट, और क्या फॉर्मूला में आ सकता है, सॉरी डिफरेंस में आ सकता है, कंपैरिजंस में। कंपैरिजन में आप पॉइंट 4 में लिखिए एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट और रिलेटिव, एब्सोल्यूट और रिलेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, ये एनपीवी जो है ना और जो IRR है, ये दोनों का एक कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। प्रोजेक्ट चूज करने के टाइम पे हम लोगों को दोनों चीज देखना चाहिए। एनपीवी जो है ना ये एब्सोल्यूट फिगर होता है, एब्सोल्यूट फिगर इन द सेंस, से फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट फिगर जैसे कि एक ठोस, ठीक है, कि पता चलता है कि भाई कंप्लीट में है क्या है, 40 लाख 50 लाख। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट में से हमें 50 लाख आ रहेगा, प्रोजेक्ट से मुझे कितना आएगा, 50 लाख आएगा, या 40 लाख आएगा, या 100 करोड़ आएगा, या 1 करोड़ आएगा, 10 रुपीज आएगा, व्हाटएवर, एक एब्सोल्यूट फिगर हमें पता चलता है, ठीक है, 50 लाख आएगा। IRR क्या बताता है, ये रिलेटिव है, अप्रोक्स नहीं, रिलेटिव मतलब परसेंटेज में बताएगा, ठीक है, ये परसेंटेज में होता है, इसको अप्रोक्स नहीं बता सकते, हाँ बोल भी सकते हो, परसेंटेज में बोलेगा। रिलेटिव
दैट इज परसेंटेज, दैट इज परसेंटेज। एक चीज ध्यान से देखना, हम लोग डेली लाइफ में अगर आप थोड़ा सा देखें, हम लोग कौन सा चीज ज्यादा यूज करते हैं, परसेंटेज या एब्सोल्यूट? क्या ज्यादा यूज करते हैं? मतलब एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट ज्यादा यूज करते हैं शंकर जी? मतलब मैं आपको ऐसा पूछ रहा हूँ कि जैसे माने कि आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया, तो आप इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट किए या फिर वहां से उसका जो वैल्यूएशन है, जो रिटर्न आएगा, या फिर एक बिजनेसमैन अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, परसेंटेज ज्यादा सोचता है कि मैं कितना रिटर्न कमाया, मैं कितना इससे मुझे मिल रहा है। पब्लिक ज्यादा आईआरआर से ज्यादा कनेक्टेड है। मतलब हम लोग इन डेली लाइफ वो ना जान के ही करता है, पता ही नहीं है कि वो कैलकुलेट करना कितना मुश्किल है। आम इंसान को पता ही नहीं है कि इसका कैलकुलेशन इतना झमेला वाला है, बट ये इसी को यूज करना पसंद करता है। कि मेरा तो कल एक जन से बात हो रहा था, वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, तो अभी शेयर मार्केट सीखना चाहता है। तो मैं बोला कि क्रिप्टो तो बहुत रिटर्न देता है, तो क्यों ना क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, तो फिर बोल रहे हैं नहीं, वो मुझे वो कहते, मैं पूछ रहा था उनको कि क्रिप्टो क्या, मतलब आपको कैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं आप? तो बोलते इंडिकेटर देख के। हम इंडिकेटर कहाँ से पता करते हैं? बोलते हमें, हम लोगों को सेंड किया जाता है क्रिप्टो का इंडिकेटर। हम अच्छा, लोग आपको इंडिकेटर सेंड करते हैं और आप उसके बेसिस में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। बेस क्या है क्रिप्टो का, मतलब कहाँ शुरू है कहाँ खत्म है, पता कैसे चलता है आपको? बोलता है नहीं है, शुरू भी है खत्म भी है। मतलब कहाँ शुरू है, क्या खत्म है, किसके बेसिस में क्रिप्टो बना है, वो तो बताइए, ठीक है। तो वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया, बस मुझे बार बार बोल रहा है कि 20-30% रिटर्न कमा लेते हैं। बस एक ही बात कर रहे हैं कि 20-30%, कभी कभी तो 40-50% भी रिटर्न कमा लेते हैं। तो मैं उनको ज़्यादा और नेगेटिव में कुछ नहीं बोला। आई एम नॉट अगेंस्ट क्रिप्टो, मतलब जो बिटकॉइंस वगैरह जैसे है, मैं क्रिप्टो के अगेंस्ट में प्रॉपरली नहीं हूँ, बट क्रिप्टो का अभी प्रॉपर ना, मतलब कोई बेस नहीं है, ठीक है। परसेंटेज में कोई कमा रहा है तो फिर वो बोल रहे कि मैं इतना कमा रहा, मैं उतना कमा रहा, बट इसका अभी तक वर्ल्ड वाइड, मतलब क्यों क्रिप्टो किसके बेसिस पे बन रहा है, मतलब वो बेसिस कहीं ना कहीं एक हॉलोनेस है, कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा है क्यों बढ़ रहा है क्यों घट रहा है, रीजन समझ में नहीं आता। लेकिन शेयर मार्केट में ठोस रीजन होता है। हाँ, कभी कभी बिना वजह भी बहुत कुछ होता है शेयर मार्केट में। जैसे जैसे वो मैं आप लोगों को शायद बताया था, वो एक ऑक्सीजन का कंपनी है, बॉम्बे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही नहीं बनाता है वो, तो करेंटली इन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज में है, लेकिन नाम उसका बॉम्बे ऑक्सीजन है। सबने सोचा कि ऑक्सीजन कंपनी है, तो 10,000 का शेयर 20,000 में पहुंच गया विद इन 1 मंथ। फिर उसमें सर्किट लगा दिया और अभी चुपचाप है, फ्रीज कर दिया उसको। तो वो होता है, यहाँ पर भी होता है विदाउट नॉलेज में, बट वही परसेंटेज इन्वेस्ट करे মানে ইন্ডিয়াতে তো অত পপুলার নয়। नहीं, ऑब्वियसली एक्चुअली गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं करता प्रॉपरली। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहते हैं कि इसको बैन लगा दे पूरा पूरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहते हैं इसको पूरा बैन लगा दे, मतलब इसको सपोर्ट नहीं करता। इंडियन गवर्नमेंट इसको एकदम सपोर्ट नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट भी इसको सपोर्ट नहीं करता। इलीगल नहीं मानता है, बट इसको प्रॉपरली सपोर्ट नहीं करता, और इसलिए पॉपुलर भी नहीं है, ठीक है। देखो सर, ये क्रिप्टो वगैरह ना जहाँ पॉपुलर हुआ है, ये स्पेशली डेवलप नेशंस में पॉपुलर हुआ है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देखो, जापान में पॉपुलर हुआ है, यूएस में पॉपुलर हुआ है। वहाँ पर लोगों के पास ना बहुत एक्स्ट्रा पैसा है। लोगों को इन्वेस्टमेंट कौन सा अमाउंट से करना चाहिए, जो सरप्लस अमाउंट। বেশি পয়সা সেখানে এগুলো পপুলার। एग्जैक्टली, जहाँ सरप्लस अमाउंट होता है। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट का नॉर्मल रूल क्या है, मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट का बात कर रहा हूँ। इफ यू हैव सरप्लस अमाउंट, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट करोगे। कोई अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कभी भी। मतलब जो पैसे से आपका घर चलता है, वो पैसा कभी इन्वेस्टमेंट में नहीं लाना चाहिए। आप एक्स्ट्रा कमाओ, वहां से आप इन्वेस्टमेंट करो। जो पैसा आप बैंक में रख रहे थे, जो पैसा पोस्ट ऑफिस में रख रहे थे, जो पैसा आप म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हो, ठीक है, वो भी उसके अंदर भी शेयर्स वगैरह है, आपको वो पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पैसे से आपका घर चलेगा, आप घर वाले को बोल रहे हो भाई इस बार ना आप लोग ना ग्रोसरी का खर्चा कम करो क्योंकि मुझे शेयर में इन्वेस्ट करना है। अरे पागल है क्या, मैल न्यूट्रिशन में मर जाएगा। ठीक है, खाना खिलाओ जो जरूरी है, उसके बाद लोग आजकल ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं खाना कम कर देंगे लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट तब करो जब आपका खान पीन जो हो के, मतलब जो बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाए, एजुकेशनल नीड्स फुलफिल हो जाए, फिर एक्स्ट्रा जो अमाउंट आपके पास बचता है आपको उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चाहे वो कम हो तो कम ही इन्वेस्ट करना चाहिए, ज्यादा हो तो ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप डेवलप नेशंस को देखोगे ना, उनके पास आप कभी मैप देखना तो समझ में आएगा आपको।
इंडिया का प्रॉब्लम क्या है ना, इंडिया का जो एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत भयंकर खराब है। मतलब इंडिया का जो मतलब अगर हम जगह के हिसाब से भी बोले ना, मतलब टोटल प्रॉपर्टी का जो इंडिया के पास जितना प्रॉपर्टी का एरिया है, मैं आप यूएस और जापान के साथ इसलिए बोल रहा हूँ, जापान के साथ फिर भी कंपैरिजन कर सकते हैं, बट जापान का दूसरा प्रॉब्लम है उसका इनकम बहुत हाई है, ठीक है, बिकॉज वो टेक्नोलॉजिकली बहुत डेवलप है, ठीक है, और एग्रीकल्चर भी बहुत खराब नहीं है उसका, छोटा है बट फिर भी अपने हिसाब से बना के रखा है। इंडिया इतना बड़ा है, इसका अगर आप यूपी देखें ना, इसका पॉपुलेशन है 20 करोड़ से भी ज्यादा, मोर देन 20 करोड़ यूपी का पॉपुलेशन है। अगर आप यूएसए को देखें, साइज देखिएगा, यूपी का पॉपुलेशन लेके हम यूएस घूमने जा रहे हैं, ये देखिए 20 करोड़ का यूएस है हमारा, यूपी है हमारा, और यहाँ पर रहते 30-35 करोड़ पॉपुलेशन, पूरा यूएस में रहते हैं, दिस इज यूएस, पूरा यूएस में रहते हैं 30-35 करोड़ पॉपुलेशन। तो अब बताइए एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? तो ये लोग क्रिप्टो को कुछ भी कर सकता है, ये लोग क्रिप्टो को कुछ भी कर सकता है, कितना मर्जी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अप डाउन करा सकता है। हाँ, कुछ तो बेस बना है वो लोगों ने, फ्यूचर है शायद क्रिप्टो का, ठीक है, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता। ऑब्वियसली इन फ्यूचर डिजिटल करेंसी अगर प्रॉपर बेस बन जाए तो एक हो सकता है कि अगर बेस है किसके बेसिस पे बन रहा है, अगर बन जाए तो ठीक है, बट बहुत ज्यादा अप डाउन बहुत ज्यादा, जब गिरता है बहुत भयंकर गिरता है, और जब आप होता है बहुत जल्दी आपको बड़ा आदमी बना देता है, तो समझ में नहीं आता। लेकिन रिच कंट्रीज में इसका यूज ज्यादा होता है, जिनके पास में सरप्लस पैसा ज्यादा है। इंडिया जैसा कंट्री में लोगों के पास इतना सरप्लस पैसा नहीं है, इतना सरप्लस पैसा नहीं है अगर एवरेज किया जाए, मतलब कुछ लोगों के पास बहुत है, कुछ लोगों के पास ठीक ठाक है, कुछ लोगों के पास एकदम नहीं है, ये इंडिया का प्रॉब्लम है। तो इसीलिए इंडिया जैसा कंट्री में क्रिप्टो का प्रॉपर यूज अभी तो सही टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, एटलीस्ट और 15 ईयर्स लगेगा मेरे हिसाब से कम प्रॉपर क्रिप्टो मार्केट अगर बनना है इंडिया में। तो आई एम नॉट नेगेटिव अबाउट क्रिप्टो, बट शेयर मार्केट का बेस है, कंपनी बिजनेस का बेस होता है ना, तब जाके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है, ग्रोथ समझ में आता है, वैल्यू समझ में आता है, दिखता है शेयर मार्केट दिखता है, बट क्रिप्टो স্যার दिखता মানে नहीं है। এত দেরি লাগবে? हाँ ऑब्वियसली, जब तक इंडिया सुपर पावर नहीं बनेगा ना तब तक नहीं होगा। अभी भी हम लोगों के दान ध्यान पे डिपेंड करना पड़ रहा है। वो एक प्लेयर है नाइट राइडर्स के लिए खेलता है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, $50,000 कल दिया है इंडिया को, पता है? हाँ, प्रधानमंत्री फंड में, पैट कमिंस। हाँ, तो क्यों इनके पैसे को लेने के लिए क्यों मतलब हम लोगों को लेना पड़ रहा है, क्यों लेना पड़ रहा है? पैट कमिंस का पैसा क्यों इंडिया लेगा? इंडिया अगर इतना सफिशियंट है तो $50,000 दिया है, $50,000 करीब, अगर इंडियन वैल्यू में अगर देखो ना, करीब 38 लाख, करीब 40 लाख के आसपास रुपीस वो डोनेट किया है। क्यों? गूगल 130 करोड़ के आसपास डोनेट किया है, क्यों? इंडिया के पास अभी वो बात नहीं है सर, ठीक है, अभी बहुत टाइम है, बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए, अभी भी बहुत सारा एरिया इंडिया का अभी भी ज़रूरी है, तो समय लगेगा सर, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा का पूरा एकदम सुपर पावर बनना है। पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट को ठीक करना है, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ठीक करना है, बहुत काम है इंडिया के लिए, तब जाके शायद इंडिया थोड़ा सरप्लस ज़्यादा देख पाए। जॉब तो क्रिएट हो जाए सर पूरा का पूरा, वो तो वही नहीं बनता प्रॉपरली। अच्छा ठीक है, चलिए, नहीं तो अभी क्रिप्टो में बात करना चालू करेंगे फिर अभी सवाल पे सवाल रहेगा। शंकर जी, आप क्रिप्टो के बारे में तो जरूर सुने होंगे। सुना हूँ, लेकिन मैं भी डिटेल में नहीं गया कि ये क्या है क्रिप्टो करेंसी। कभी इंटरेस्टेड समझ भी में नहीं नहीं है। आया। वो सीरियसली अभी इसका समझ अभी बहुत दूर है। ये अभी बिटकॉइन वही है ना? हाँ हाँ, वही बिटकॉइन, वही है, हाँ। वही है बिटकॉइन। बिटकॉइन एक वन तो टाइप ये तो ऑफ, इंडिया में इलीगल है ना ये? नहीं इलीगल नहीं है, इसको बैन करने अच्छा, के लिए बात कर रहा है, इलीगल बैन। नहीं किया हाँ। है, बैन करने के लिए बात कर रहा है, मतलब प्रॉपर सपोर्ट नहीं करता गवर्नमेंट इसको, मतलब इसका अगर कोई ब्रोकरी लेके करेगा ना, तो ये हाँ। ज्यादा जो भी लोग करते हैं ऑनलाइन में बैठ के करते हैं फॉरेन करेंसीज में, मतलब इंडियन करेंसी को कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो फॉरेन ट्रांजैक्शंस में हो जाता है, बट इसका कोई प्रॉपर ब्रोकर सिस्टम, जिस तरह से शेयर मार्केट चलता है एक प्रॉपर इकोसिस्टम में, ऐसा इंडिया में क्रिप्टो को देखने के लिए भी कोई सेवी वगैरह ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब करेंटली क्रिप्टो का हालत इंडिया में वैसा है, वो जैसे शारदा रोज वैली जैसा। तो जिसको इसको देख, एनकैश कर सकते हैं? हाँ इनकैश कर सकते हैं, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है।
अच्छा, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, आपका जो भी वैल्यू गेन होगा उसको ट्रांसफर भी हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, बहुत वोलेटाइल है। अभी आप तो अभी डाउन, मतलब ऐसे नहीं कि तुरंत होता है, बट मतलब आप सोचेंगे कि और बढ़ेगा, आपको ग्रीडी करेगा, और जब क्रैश होता है ना, इतना धड़ा से क्रैश करता है कि समझ में नहीं आता। ओके। और सबसे मेन चीज़ क्या है ना, कि कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता। ये प्रॉब्लम है। ठीक है, कभी क्रिप्टो के ऊपर कभी थोड़ा डिटेल्स बात करेंगे। अच्छा, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव का समझ आ गया है। ये फिनांस और ये हम लोग का शेयर मार्केट का जो एरिया, ये बहुत सदाबहार है, मतलब आज का नहीं है, लास्ट 300-400 साल से ये सब चल रहा है। बट हाँ, डिजिटल करेंसी जितना धीरे धीरे बन जाएगा, क्रिप्टो एक अलग रूप लेगा, कुछ तो लेगा। अच्छा, इंटरप्रिटेशन एनपीवी डिफिकल्ट है इंटरप्रेट करना, सीरियसली। एनपीवी को इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट है, बट आईआरआर को इंटरप्रेट करना इजी है। हम इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं। कितना रिटर्न आएगा? 30% रिटर्न, मतलब 100 डालेंगे तो 30, 1000 डालेंगे तो भी 30, 1 लाख डाले तो भी 30, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट किए तो भी 30। इजी टू इंटरप्रेट। 30% रिटर्न समझना बहुत आसान होता है। 40%, 20%, वट एवर, जितना भी रिटर्न का परसेंटेज अगर आपको पता चल जाए ना, आपको समझना बहुत अच्छा है। बट 50 लाख आएगा प्रोजेक्ट से, कैसे पता चलेगा कि 50 लाख सही है कि गलत है? इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना था, ज़्यादा हुआ, कम हुआ? इंटरप्रिटेशन बहुत डिफिकल्ट है इसका, कि मतलब प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन के हिसाब से आपका सही। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा ना, आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, कुछ मिनट वेट कर दीजिए, कुछ पॉइंट और बाकी है, लिखा देते हैं। अच्छा, कैलकुलेशंस। अगर कैलकुलेशंस के वे में बात करें तो ये इजी है, ऑब्वियसली एनपीवी का कैलकुलेशंस इजी है, और इसका कैलकुलेशंस डिफिकल्ट है एकदम। इतना ट्रायल एरर दिमाग से बाहर चला जाता है किसी किसी का। अच्छा, 7 नंबर, यूज ऑफ केसी। दोनों में केसी का यूज दोनों में क्या है? ठीक है, यूज ऑफ केसी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एनपीवी is calculated using केसी। केसी को यूज करके एनपीवी कैलकुलेट होता है। अगर देखिएगा कॉपी चेक करके, केसी को यूज करते हुए हम लोग एनपीवी को कैलकुलेट करते हैं। बट आईआरआर कैलकुलेशंस के टाइम पे इसका यूज नहीं होता। आईआरआर इज कंपेयर्ड विद केसी, आईआरआर इज कंपेयर्ड विद केसी, तो दोनों में फर्क है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है, इसको यूज करके एनपीवी कैलकुलेशंस होता है। ठीक है, कैपिटल का जो खर्चा है, इस खर्चे का यूज करके एनपीवी का कैलकुलेशंस होता है, और आईआरआर को उसके साथ कंपेयर किया जाता है किसी के साथ। तो ये बहुत बड़ा अच्छा कंपैरिजन रहा। बोलिए, कंपैरिजन समझ में आया? एनपीवी वर्सेस आईआरआर, प्लीज टेल मी, समझ में आया कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पेशली फॉर एग्जाम पर्पस। एमसीक्यू टाइप्स ऑफ सवाल में बहुत पॉपुलर होता है, रोशनी याद रखना। हाँ, सभी को बोल रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, एक प्रोजेक्ट बनाइए तो एक छोटा सा एग्जांपल के लिए, म्यूचुअली, पैरा चेंज करके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बताता हूँ। 2 प्रोजेक्ट है, ए प्रोजेक्ट, बी प्रोजेक्ट। ठीक है, एक्सक्लूसिव मतलब क्या है? 2 प्रोजेक्ट है, ए एंड बी, मतलब वी कैन सिलेक्ट देखो नया सकता एनी वन प्रोजेक्ट। वेरी गुड सर, एनी वन प्रोजेक्ट, कोई भी एक प्रोजेक्ट हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं कर सकते, कोई भी एक प्रोजेक्ट लेना है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, इंक्लूसिव नहीं, एक्सक्लूसिव है। केसी इक्वल्स टू 15% है, केसी इक्वल्स टू 15% है। एनपीवी का डिटेल्स आपको देके रखा है, आईआरआर का भी डिटेल्स आपको देके रखा है। ए का
एनपीवी बोल के रखा है 60 करोड़ का, आईआरआर बोल के रखा है 22% का, बी का एनपीवी बोला है 40 करोड़ का लेकिन आईआरआर बोल के रखा है 27% का। क्या करोगे, क्या करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट लेंगे? एनपीवी का 60 करोड़, आईआरआर का, उसका आईआरआर है 22%। अगर हम आईआरआर के थ्रू से जाए तो बी इज बेटर, लेकिन अगर हम एनपीवी के थ्रू से जाए तो ए इज बेटर। तो क्या करें फिर? हाँ যার যেটা ইচ্ছা। जो इच्छा। देखो, अगर आपको ऐसा कन्फ्यूजन में कभी भी आ जाए ना, तो आप हमेशा एनपीवी के साथ जाना। एनपीवी इज द अनडिस्प्यूटेड, दैट मीन्स सुप्रीम। एनपीवी और आईआरआर के बीच में टक्कर हो जाए तो एनपीवी पे साथ जाना चाहिए। इज द अनडिस्प्यूटेड क्राइटेरिया इन कैपिटल बजटिंग, सबसे पॉपुलर माना जाता है। तो कभी भी क्वेश्चंस में कुछ भी सवाल मतलब नहीं बोला तो आप एनपीवी कैलकुलेट करना, अगर स्पेशल कोई टेक्निक का यूज नहीं बोला है तो। कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का जो टेक्निक है इसमें सबसे पॉपुलर माना जाता है एनपीवी को। तो ऑलवेज गो विथ एनपीवी, दैट मीन्स आप 60 करोड़ के साथ जाइएगा, ठीक है, बिकॉज आप इसको देख के समझ पा रहे हो कि अच्छा इससे मेरा शेयर होल्डर्स का वेल्थ 60 करोड़ बढ़ेगा। आईआरआर का केस में प्रॉब्लम है कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वही नहीं पता चल रहा है, ठीक है, क्या इन्वेस्टमेंट करने से क्या रिटर्न आएगा, बस बोल रहे हैं 27%, तो अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो रहा है। इसीलिए तो एनपीवी के साथ जाना ही ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? হ্যাঁ স্যার। बिजनेस है, बहुत कुछ इधर उधर होता है। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट 6 में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। पॉइंट 6 हमें क्या सिखाता है? कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडिफाइड एनपीवी एंड मॉडिफाइड आईआरआर। ऐसा क्या है मॉडिफाइड एनपीवी एंड मॉडिफाइड आईआरआर पे? थोड़ा सा ट्रिकीनेस आ जाएगा, थोड़ा ट्रिकी है बट इतना भी बहुत ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन को लिखिए, एनपीवी इज, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मॉडिफाइड एनपीवी मॉडिफाइड आईआरआर। एनपीवी इज बेस्ड on the assumption that the intermediate, ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत बड़ा सवाल इसके अंदर छुपा हुआ है, that the intermediate cash flows are reinvested at KC, reinvested at KC itself, ठीक है, ये एनपीवी सिखाते हैं। एनपीवी इज बेस्ड ऑन द assumption that the intermediate cash flow are reinvested at KC itself। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो अकाउंट अमाउंट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो परसेंटेज रहेगा उससे वो इटसेल्फ री इन्वेस्टेड होता है। कुछ एग्जाम्पल्स को करने से थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। लेट अस चेक दिस आउट, चलिए देखते हैं कि हम लोग कहाँ पहुँच पाते हैं। ईयर्स, प्रोजेक्ट को पहले बना ले, 0 1 2 3, 3 साल तक ही रखते हैं इसलिए ताकि समझने में सुविधा हो, ज़्यादा करेंगे तो लंबा खींचेगा और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट हियर। नेट कैश फ्लो को अगर देखें, आप फर्स्ट ईयर में इन्वेस्ट करो 500 हाँ लैक्स रुपीज इन लैक्स। सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में आपको आता है 300 लाख का, फिर 400 लाख का, फिर 300 लाख का, ठीक है, ये प्रोजेक्ट बता रहे हैं।
केसी गिवन है 22% का। कितना केसी है? 22% का। आपको सिंपल पूछा है कैलकुलेट करके बताओ एनपीवी कितना है। कैलकुलेट एनपीवी, दिस इज द क्वेश्चन। हो जाएगा एनपीवी कैलकुलेशन? हेलो, है दादा। चलो फटाफट करके बताओ, एनपीवी कैलकुलेशंस करके बताइए। एनपीवी हम लोग पहले भी सीख के रखे हैं, मैं भी कर रहा हूं, मैं आप लोगों का आंसर के लिए वेट करूंगा। मेथड 1, 22 बोल देना। हाँ 22%। मेथड 1, शंकर जी ट्राई कीजिए। हाँ प्रिया, मौसमी, आप लोग हो कि नहीं? हाँ सर। ओके अच्छा देखो, पहले ना क्या करना है, री इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, विदाउट शोइंग री इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट मेथड में अब नॉर्मल कीजिए, री इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना कीजिए, ठीक है। तो नॉर्मल मतलब री इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग आएगा, बाद में बताता हूं मैं आपको, लेकिन पहले आप नॉर्मल एनपीवी कैलकुलेट कीजिए। जैसे पहले मैंने आपको सिखा के रखा, ईयर्स, एनसीएफ, डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ, केसी का अमाउंट गिवन है तो 22% से ही आपको डिस्काउंट फैक्टर करना चाहिए, एंड प्रेजेंट वैल्यू। तो ईयर्स, नेट कैश फ्लो, डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट 22% एंड प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो ईयर्स कितना है हमारे पास? 1 2 3, एनसीएफ 300 400 300, ओके। डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट करें? चलिए मैं दिखाता हूँ कैलकुलेटर में। सब कोई अपने हाथ में कॉमर्शियल कैलकुलेटर उठा लीजिए, जिसके पास जो भी कैलकुलेटर है, ये वाला, ऐसा वाला, और पेड टाइप्स या कैशियो टाइप्स। तो 22% को डिस्काउंट करना है। देखिए मैं कर रहा हूँ, 22 डिवाइडेड बाई 100 कीजिए, 22 डिवाइडेड बाई 100 कीजिए, कितना आया? 0.22 आया, ठीक है। 0.22 मतलब बेसिकली एक 1 रुपी डाल, व्हेन वी इन्वेस्ट 1 रुपी वी विल गेट बैक 0.22 पैसा, ठीक है। इसके साथ प्लस कीजिए 1, तो 1.22, दैट मीन्स ओवरऑल हमें इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल मिला के कितना होगा? इसके अंदर क्या है? इंटरेस्ट भी है और प्रिंसिपल भी है, ठीक है। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिल गया इसके अंदर, ठीक है। सूद भी है और असल भी है, सूद भी है और असल भी है, ठीक है। असल ही बोलता है ना, हिंदी में क्या बोलता है? सूद को ब्याज बोलता है, ओके ठीक है। तो 1.22 इज माई होल अमाउंट। तो इसको क्या करेंगे? जस्ट डिवाइड करेंगे। कितना बार? पहले डिवाइड कीजिए, 2 बार डिवाइड कर लीजिए अपने कैलकुलेटर में। 2 क्यों, 4 भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार डिवाइड करने का कहने का मतलब ये होता है कि कभी कभी कैलकुलेटर एक बार डिवाइड सुन नहीं पाता, कभी कभी किसी किसी के कैलकुलेटर में। तो अगर आप 2 बार भी करोगे फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आप क्या करोगे, एक बार इक्वल मारो। एक इक्वल मारने से आपका देखिए एक फैक्टर आया, एक बार इक्वल मारने से एक फैक्टर आया, आया फैक्टर ये वाला, बताइएगा। 2 बार इक्वल डाल के एक बार फैक्टर जो आया, इसको बोलते हैं सर डिस्काउंट फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? डिस्काउंट फैक्टर। मतलब 22% रेट में अगर मार्केट में महंगाई है जो आपको वापस करना है, रिटर्न देना है, अगर 22% रेट में महंगाई है तो 1 टका का 22% रेट में अगर महंगाई है तो 1 साल बाद 1 टका का वैल्यू हो जाता है सर 82 पैसा हार्डली, मतलब अप्रॉक्स पे 82 पैसा। 22% रेट में अगर महंगाई है, 1 रुपी का वैल्यू, 1 रुपी का वैल्यू, इसका मतलब क्या है? ₹1 डिस्काउंट होके, ₹1 डिस्काउंट होके 22% रेट में डिस्काउंट होके 0.819667 समथिंग आएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंट फैक्टर। मतलब 22% इस हमारा क्या है? ये हमारा महंगाई है, ये तो हमें रीपे करना है ना, ये हमें क्या करना है? रीपे करना है। तो इसीलिए ये महंगाई का जो अमाउंट है, जो डिस्काउंट फैक्टर आपने निकाला, इस डिस्काउंट फैक्टर को जो अमाउंट है आप इसको लिखो, पुट करो। कितना आया सर? 4 पॉइंट के बाद 4 एरिया लेना सर, 4 घर, 0.8197। पूरा मत लिखना, जरूरी नहीं है। समझ में आया ना ये कैलकुलेशंस? प्रियतमा आपके लिए क्लियर है? ऋषभ, प्रीतम, सबको पूछ रहा हूँ, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। तो मैंने 4 घर लिया, हाँ 8197, बिकॉज 6 के बाद 7 है, इसलिए 5 से ज्यादा होने से आप नेक्स्ट अमाउंट। हाँ बोलो। বলছি এনপিভি কি 179.85? एकदम सही है, बढ़िया किया एकदम। जो लोगों का हो गया बहुत अच्छा।
179.84 लाख या 85 जो भी बोला, ठीक है। अच्छा सेकेंड वाला कैसे मिलेगा, सेकेंड अमाउंट कैसे मिलेगा, बस इक्वल को और एक बार कीजिए, 0.6718 या 19, 0.6719 ये हमारा सेकेंड अमाउंट है, सेकेंड फैक्टर 0.6719 एंड थर्ड फैक्टर 0.5507, थैंक यू, 0.5507, ठीक है। तीनों फैक्टर आ गया, मतलब ये 22% महंगाई रेट में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट में 1 रुपये का वैल्यू 1 साल बाद, 1 रुपये का वैल्यू 2 साल बाद, 1 रुपये का वैल्यू 3 साल बाद। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्यों डिस्काउंट करते हैं, रीजन के साथ करना, सिर्फ मगअप मत करना, सिर्फ रटने जाओगे मुश्किल हो जाएगा, ओनली मगअप करना अच्छा बात नहीं होता है। अच्छा तो फिर अल्टीमेटली प्रेजेंट वैल्यू इनटू कर दीजिए ना, इसके साथ इसको इनटू कर दीजिए, क्या क्या अमाउंट आया ये रोशनी बोल, 245.9, 245.90, ओके। सेकंड वाला 268.74, ओके, नेक्स्ट 165.21, ओके। टोटल कर दीजिए, ये जो आया इसको टोटल कर दीजिए, कितना आएगा 679.85. 85, okay. This is present value, this is what, this is present value, this is just present value, okay. अब इसको जब हम लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट से लेस करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, बड़ा लॉजिकल वे में ये होता है, मतलब ये एनपीवी का कैलकुलेशंस बहुत लॉजिकल माना जाता है, बहुत पॉपुलर भी है, सुप्रीम कैलकुलेशंस माना जाता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट था हमारा 500. 500, अगर ब्रैकेट में शो कर दे तो अलग से माइनस करने का जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है तो इन्वेस्ट हुआ तो माइनस में ही दिखा दिए, तो 179.85 lakhs ये हमारा हो गया एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ओके। ये तो सब याद आ गया होगा, एनपीवी करने का कॉन्सेप्ट, नेट प्रेजेंट वैल्यू समझ में आया ना सबको, हेलो बोलिएगा, क्लियर है ना मेथड 1, ओके। ये नॉर्मल एनपीवी है, ठीक है, दिस इज नॉट मॉडिफाइड वन, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल एनपीवी, जो हम लोग नॉर्मली कभी भी एनपीवी पूछे तो जस्ट ऐसे ही कर देना है, जस्ट ऐसे ही सॉल्व कर देना है। नाउ मेथड 2, मेथड 2, शंकर जी आ गया था ना, हाँ आ गया। शोइंग द री इन्वेस्टमेंट, अब री इन्वेस्टमेंट करेंगे, देखिए बड़ा मजेदार है, री इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश फ्लोज एट केसी, री इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश फ्लोज एट केसी, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा 0 1 2 3, 3 साल, कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा, फर्स्ट ईयर में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 500 लाख, सेकेंड ईयर में 300 लाख, वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन था 300 400 300, ओके, 300 400 300, ठीक है, ये तो वही है, नो इशू। बट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को कैसे करना चाहिए, एक काम कीजिए, ये जो अमाउंट 300 लाख, मतलब एक कॉमन सेंस लगाइए, री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, केसी का वैल्यूएशन तो पता है ना, 22% का केसी का अमाउंट है, ठीक है। अगर किसी भी, शंकर जी मुझे बताइए, ये 300 का जो रिटर्न फर्स्ट ईयर में आ रहा है, 300 का जो रिटर्न, 300 लाख का जो रिटर्न फर्स्ट ईयर में आ रहा है, क्या बिजनेस उसको अपने पास रख लेगा या उसको री इन्वेस्ट कर देगा, रियलिटी में क्या करेगा, तो री इन्वेस्ट करेगा, री इन्वेस्ट करेगा। बिजनेस अपना पैसा को हमेशा साइकिल करता रहता है ना,
साइक्लिक वे में उसको घुमाता रहता है, वो फालतू में पैसा को अपने पास रख के क्या करेगा? क्या प्रिया, ऋषभ बोल, बात सही है कि नहीं है? रोशनी, हाँ सर। पैसा पैसा अपने पास थोड़ी ना जमा के रखेगा, मार्केट में फ्लो होगा तब तो रिटर्न और ज्यादा करेगा। तो ये जो है ना, तो ये जो फर्स्ट ईयर में जो 300 आएगा, इस 300 को फिर से क्या कर देगा, वो मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा। क्या रेट है? वही केसी का रेट में ही करेगा। अगर कुछ अलग से रेट बता देगा तो वो रेट यूज कर सकता है, लेकिन अगर कुछ ना बोले तो केसी इज दी नॉर्मल रेट। कुछ बोलेगा तो वो रेट में, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो केसी का रेट में। 400 जो भी सेकेंड ईयर के बाद आ रहा है, इसको भी इन्वेस्ट कर देगा ना। सेकेंड ईयर के बाद जो हमारा 400 आएगा उसको भी री इन्वेस्ट कर देगा। लेकिन सर ये थर्ड ईयर के, क्योंकि प्रोजेक्ट तो 3 साल का है, तो ये तो 300 तो थर्ड ईयर के एंड पे आएगा, क्या इसको री इन्वेस्ट कर सकता है? थर्ड ईयर के एंड पे जो 300 आ रहा है, क्या इसको री इन्वेस्ट कर पाएगा? हेलो, ना, इसको तो री इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। तो 400 इंटू, हाँ लास्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। 1.22 कैसे आया? वो 22% का 1.22 मतलब 1 डालने से 1 22 पैसा है ना, 22% का रिटर्न केसी है। तो 400 करके 1.22 और 300 करके, ये तो 1 साल ही मार्केट में फ्लो होगा ना, और 300 करके 1.22, 2 साल मार्केट में इसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं 2 साल के लिए। तो दोनों अमाउंट मुझे बताइएगा। कंपाउंडिंग हो गया मार्केट में, री इन्वेस्टमेंट करना मतलब कंपाउंड हो गया। ये 1 साल का कंपाउंड 400 लाख का, 300 लाख का 2 साल का कंपाउंड, कितना अमाउंट हो रहा है? रोशनी बोलो, प्रियतमा कितना आ रहा है बोलो। ये तो मुझे 488 लग रहा है। हाँ सर। ओके, और इसका कितना आएगा? 1.22 1 कैसे करोगे? इजीली हो जाएगा 1.22, ठीक है, 6.52 इंटू करना। अच्छा, इसका एक कैलकुलेशन आप लोगों को कंपाउंडिंग का सिखा देता हूँ, देखो ध्यान से देखो। जो लोग कंपाउंडिंग ऐसे बहुत इजीली हो जाएगा, आपको बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। ट्रेडिशनल वे में क्या करते थे बचपन में, 1.22 इंटू 1.22 ऐसा करते थे, ठीक है। फिर जो वैल्यू आएगा उसको लिखेंगे, फिर उसके साथ और एक बार जो भी अमाउंट आएगा उसके साथ फिर से 1.22 करेंगे, ठीक है, फिर उसके साथ अमाउंट को इंटू करेंगे। ऐसा नहीं करना है, यू डोंट नीड टू डू दैट। कंपाउंडिंग का कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो सुन लो, जो लोग भूल गए हो वो रिवाइज कर लो, और जिनको याद है मतलब पहली बार सीख रहे हो वो सीख लो। कैलकुलेटर में जस्ट पुट करो 1.22, ठीक है। कैसे आया आप लोग जानते हो, 22 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 22 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 1.22। कैलकुलेटर में एक बार इंटू दबाना, 1.22 करके एक बार इंटू लगा देना, कितना आया? एक सेकेंड रुको, 1.22 एक बार इंटू कर दिया, कितना आया? 1.8158। और एक इक्वल देने से इसको इंटू कर देंगे 300 के साथ। एक सेकेंड रुकिए, ये मेरा लैपटॉप वाला, ऐसे अमाउंट कितना आया रोशनी? ये लैपटॉप का कैलकुलेटर में कभी कभी मेरा 6.5 446। 446, ये फैक्टर क्या होगा? मेरे कुछ गड़बड़ हो रहा है। 1.22 इंटू 14884, इसके साथ इंटू कर देंगे क्या 300 को? यस, ये वाला आएगा ना, ये आएगा 446.52। सिंपल हो जाएगा, इजीली आ गया, मतलब मैं 2 बार कर दिया था इसलिए। ये 1.22 के साथ तो फर्स्ट वाला तो 1 ही साल का है, वो तो डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब 300 के साथ इंटू कर रहे हैं तो इंटू देने के बाद एक बार इंटू ने काउंट करता है, 1 इंटू 1 काउंट करता है, ठीक है। जैसे डिवाइड के केस में वो काउंट नहीं करता, जितना बार इक्वल देना पड़ता है उतना, जितना पावर में होता है इतना इक्वल देते हैं। बट इसके केस में
1 इंटू एक्चुअली एक काउंट कर लेता है। आप बात को समझिएगा, जब हम लोग डिस्काउंट करते हैं तो डिवाइड को 2 बार देने से या जो भी हो, पावर जितना होता है ना उतना बार इक्वल देना पड़ता है। मतलब जितना हमारा पावर में होता है उतना बार, अगर 3 बार है तो 3 बार, 2 बार है तो 2 बार। बट जब हम लोग मल्टीप्लीकेशंस करते हैं ना, मतलब कंपाउंडिंग करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डिवाइड के केस में इसको बोलते हैं डिस्काउंट करना, और इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड करना। तो जब आप कंपाउंडिंग करोगे ना, कंपाउंडिंग के केस में बस ध्यान रखिएगा कि ये जो भी अमाउंट है ना, एक बार इंटू देने से ना इंटू काउंट हो जाता है। इसीलिए आप बात को एक बार ध्यान से देखिए, चेक करके जो मैं बोल रहा हूं। आप सिंपल 1.22 के साथ जब 400 को किए, वो एक्चुअली एक ही बार का डेटा है, इसलिए आपका 488 आया था। लेकिन उसका फैक्टर एक ही बार का फैक्टर है, बिकॉज वो सिंगल अमाउंट था। लेकिन जब हम लोग सेकेंड ईयर का फैक्टर निकाल रहे थे तो हम क्या बोल रहे हैं? 1.22, लेकिन 1 इंटू करने से एक इंटू काउंटेड है, और फिर इक्वल देने से ना ये एक्चुअली टू दी पावर 2 हुआ। ठीक है, तो एक इंटू के बाद बस एक ही बार इक्वल दिया, लेकिन ये टू दी पावर 2 काउंट किया, और एक बार इक्वल करेंगे ना ये टू दी पावर 3 हो जाएगा, फिर ये टू दी पावर 4, 5, 6। तो पहला इंटू ना, पहला इंटू एक इंटू पावर को काउंट कर लेता है। ये वाला कब समझ में लाना चाहिए? जब आप कंपाउंडिंग करते हो। कैलकुलेटर का नॉर्मल, ये कोई भी कॉमर्शियल कैलकुलेटर इसी तरह का कॉन्सेप्ट में बना हुआ है। जो कैलकुलेटर में मैं कंप्यूटर में कर रहा हूँ वो भी कॉमर्शियल कैलकुलेटर है। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर का कॉन्सेप्ट अलग होता है, वहां पर हम टू दी पावर कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कॉमर्स में क्या है? साइंटिफिक अलाउड नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपको इसी तरह से करना है। 446 पॉइंट, ये प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा कि पहला বললে না যে মানে ডিভাইডে প্রথমটা কাউন্ট হয় না, এটা বুঝলাম না। মানে ये देख बताता हूँ फिर से। डिवाइड के केस में काउंट नहीं होता, क्यों बोला? कि मैं 1.22 किया, ठीक है, देख ध्यान से देख। हाँ, मैं डिवाइड दबाया ना, देख ध्यान से देखना, मैं डिवाइड किया बट कुछ नहीं दिख रहा है। अब मैं एक बार इक्वल डालूंगा, ठीक है, अब मैं एक बार इक्वल डाला, ये मेरा एक्चुअली पहला साल का निकला है। ये जो फैक्टर आया ना ये फर्स्ट ईयर का है, फिर मैं सेकेंड फैक्टर किया तो मुझे सेकेंड ईयर का मिला। लेकिन जब इनटू के केस में, मतलब डिवाइड के केस में इक्वल डालने से ही पावर का काउंट होता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशंस के केस में वो कंप्यूटर को इसी तरह से प्रोग्रामिंग किया हुआ है कि जब आप कोई भी फैक्टर को 1.22 की 1.10 जो भी करो, कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है कि जब आप इनटू दबाओगे ये पहला मतलब टू दी पावर 1 कैलकुलेट हो गया। ये 1.22 अगर टू दी पावर 2 है या 3 है या 4 है, जो भी है, पहला पावर कैलकुलेट हो गया। जैसे आपने इंटू यहां पर दिया, आपका इंटू देने से ही वो काउंट हो गया, और एक बार इक्वल देने से ये एक्चुअली सेकंड टू दी पावर 2 आया। लेकिन डिवाइड के केस में ऐसा नहीं है। डिवाइड के केस में अब डिवाइड डालने से भी ना काउंट नहीं होता है, वो जब तक आप इक्वल नहीं डालते तब तक नहीं होगा। बट मल्टीप्लीकेशन के केस में जब भी आप इंटू क्लिक करते हो, इंटू में क्लिक करते हो, वो पहला एक टू दी पावर 1 काउंट होता है, टू दी पावर 1 काउंट हो जाएगा। बट डिवाइड के केस में डिवाइड दबाने से टू दी पावर काउंट नहीं होता है, वो जब आप इक्वल डालोगे जितना पावर में है उतना बार ही दबाना पड़ेगा। अगर 2 बार है तो 2 बार करना पड़ेगा, 3 बार है तो 3 बार करना पड़ेगा। बट इंटू के केस में पहला इंटू में ही टू दी पावर 1 काउंट होता है। ये हर कैलकुलेटर, कॉमर्शियल कैलकुलेटर का सिस्टम है सर। आपके हाथ में जो है कंप्यूटर में मैं जो कर रहा हूँ सेम पैटर्न पे बना हुआ है, आप चेक करके देख सकते हो। जो मैं बोला इसको आप चेक करके देख सकते हो कि इनटू काउंट होता है बट डिवाइड काउंट नहीं होता। बात समझ में आया? মানে ডিভাইডটাকে মানে যতবারই টিপি কিছু হবে না, কিন্তু মানে যতবার ডিভাইডটা টিপবো ততবার ইকুয়াল টিপলে তারপরে এ হবে। हाँ, लेकिन इंटू के केस में इंटू एक बार इंटू देने से ही वो काउंट हो जाता है। ठीक है, ओके, चलिए हाँ, इसको अब प्रैक्टिस करेगा ना समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करेगा जो मैंने बोला समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये कितना हुआ? 488 प्लस 446.52 टोटल कितना होगा? 1234.52। हेलो, बोलिएगा ना। रोशनी कितना आया? संकेत जी, ये 1234.52 आया था क्या? ओके, तो अल्टीमेटली इसको क्या करेंगे अभी? 1234.52 होल डिवाइडेड बाई 1.22 टू द पावर क्यूब। ठीक है, बिकॉज 3 साल का है
तो ऐसा करने से डिवाइड क्यों कर दिए बताता हूँ आपको। सिंपल है ना, वो डिवाइड करने से मेरा निकल जाएगा कि मेरा इतना रिटर्न मतलब कंपाउंडिंग हुआ है, और इसको अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से अगर डिवाइड कर दे तो मुझे पता चलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो डिवाइड कर दिया, जैसे IRR के केस में भी कर रहे थे, तो 679.86 ये प्रेजेंट वैल्यू हो गया, और यहाँ से माइनस कर देंगे 500, तो कितना अमाउंट आ रहा है 179.86 लाख। देखा आप लोगों ने कुछ 170.86 लाख, लेकिन ये क्या मॉडिफाइड है? नहीं नहीं, ये NPV है। हम लोगों का क्या निकला था 179.84 आया था। ठीक है, वो 84 या 85 वो भी एक कॉन्सेप्ट है, मतलब ये मेथड 1 था, ये मेथड 2 है। वो मेथड 1 था, ये मेथड 2 है। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, मैं दोनों मेथड से ही आपको NPV कैलकुलेशन करना सिखाया। सेम ही आया ना, एक बार हम लोग मल्टीप्लाई करके किया और एक बार हम लोग उस तरह से किया, ये दोनों तरीके से हम लोग NPV को सोच कर सकते हैं। आप लोगों को ये वाला मेथड समझ में आया कि क्या कर दिए? हेलो शंकर जी, ये आंसर तो দুটো একই আসছে তো মডিফাইড কেন? मॉडिफाइड अभी भी हुआ नहीं, मॉडिफाइड तो अब होगा। ये तो दो मेथड है, मॉडिफाइड तो अब होगा। देखो दिस गोज टू, लिखो हो गया, मॉडिफाइड में पहुंच गए। सो दैट दिस गोज टू, सो दैट NPV is based on the assumption that the intermediate cash flows, पूरा एक बार कर ले उसके बाद फिर से बताता हूँ। कैश फ्लोज आर reinvested at KC. It is the, if this assumption is not satisfied, there is a separate reinvestment rate. If this assumption is not satisfied, there is a separate reinvestment rate. मान के चलते हैं कि एक रीइन्वेस्टमेंट रेट है हम लोगों के पास। Reinvestment rate is say 17%, okay, is given, 17% is given. We have to calculate modified NPV। तो ऐसे केस में कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, मॉडिफाइड NPV आपको उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे कि अभी का मेथड 2 में हम लोगों ने किया। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने मेथड 2 किया ना, आप उसी तरह से इसको सॉल्व करो, आपका हो जाएगा सेम टू सेम। बस 22% की जगह 17% ले लो, 22% की जगह आप 17% के ले लो। 1 2 मतलब अमाउंट सेम, तो अमाउंट सेम है, वही 500 लाख, 300 लाख, 400 लाख एंड 300 लाख। अमाउंट एकदम जैसे था वैसा ही है। ठीक है, बस 22 के जगह 17 लेना पड़ेगा, बिकॉज आपको रीइन्वेस्टमेंट रेट बोल के रखा है। तो 300 को आप 17% रेट में इन्वेस्ट कर दो, 400 को आप 17% रेट में इन्वेस्ट कर दो, और 300 तो आपका 300 ही रह जाएगा। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करके बताइए, कैलकुलेटर में हो जाना चाहिए अभी। 400 का 17% का क्या वैल्यू आएगा? 400 का 17% का वैल्यू एक साल के लिए है, तो कैसे करेंगे? 17% दैट इज 1 पॉइंट, ऐसा कीजिए 17 डिवाइडेड बाई 100, 0.17 प्लस 1, 1.17, फिर क्या कीजिएगा? डिवाइड कीजिएगा, तो 2 बार डिवाइड कीजिए। ठीक है, 2 बार डिवाइड, मैं 2 बार प्रैक्टिस के लिए बोलता हूँ।
फिर आपको इक्वल देना है, ठीक है, फिर आपको इक्वल देना है। कितने बार इक्वल देंगे? ये एक्चुअली तो एक ही बार में हो जाना चाहिए ना, सॉरी मैं डिवाइड क्यों किया, वो इनटू करना चाहिए ना, कंपाउंडिंग तो नहीं है, मैं भी पागल हो गया, कंपाउंडिंग नहीं है तो ये, सॉरी डिस्काउंट तो नहीं है, कंपाउंड है, तो 1.17 बस, इसको इनटू कर दीजिए पहला वाला को 400 के साथ, कितना आएगा? मैं सेकंड वाला कर देता हूँ 468 468, और सेकंड वाला 410.67 1.17 इंटू एक बार दीजिए, फिर इक्वल दीजिए, ये अमाउंट आएगा, इसके साथ इंटू कर दीजिए, कितना? 300 ना, 410.67, यही बोला ना? হ্যাঁ দাদা, বলছি এনপিভিটা কি 235.92? एनपीवी ना तो 468 आया 400 का करेंटली, और 300 का कितना आ जाएगा? 410.67, तो टोटल करने से कितना जाता है? 1178.67, हाँ 1178.67, अच्छा तो 1178.67। नाउ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? तो लास्टेरটা 410.67। हाँ 410.67, टोटल करने से 1178.67, टोटल करने से 1178.67। नाउ 1178.67 को 1178.67 को केसी का जो रेट है ना, केसी का रेट कितना है? 22%, इस रेट में इसको डिस्काउंट करो, इस रेट में 17% করেছি। नहीं, वो तो री इन्वेस्ट 17% तो री इन्वेस्टमेंट रेट था, लेकिन जो 1178 आया उसको तुम्हें डिस्काउंट जो करना चाहिए वो तो केसी के रेट में करना चाहिए ना, ये तो ये री 1178 कैसा है? 468 प्लस 410 हाँ कितना रहा है मेरा? तो 878.67 आएगा। 468 प्लस 410, 300 को भूल जाएंगे, 410.67 प्लस 300 300, ये वाला इसको भी तो लेना हाँ है, ये 300 को तो नहीं भूल सकते ना, ये भी तो मेरा रहेगा। हाँ हाँ बोलो। एनपीवी 149.10। यस यस, ये 300 आया, समझ, ये 300 को यूज कीजिएगा, 300 प्लस 468 प्लस 410, ये तीनों कनेक्टेड है, ठीक है, तब जाके आपका ये अमाउंट आएगा। सही है कि आप मोस्ट प्रॉब्ली, तभी 1178 को 22% रेट में डिस्काउंट कीजिए, 1178 को 22% रेट में डिस्काउंट कीजिए। कितना साल के लिए करेंगे? 3 साल 3 साल के लिए करो, करो 649.10। 1.22 डिवाइड करना है ना, डिस्काउंट करना है मतलब डिवाइड करना है, 2 बार डिवाइड दबा के, 1 2 3, जो अमाउंट आया इसको इंटू करना है, किसके साथ? इसको इंटू करना है 1178.67, कितना अमाउंट आया? 649.10, ठीक है, 649.10। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि 1178.67 को अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो इन्फ्लेशन रेट है जिसको मुझे रीपे करना है, इसका आज का वैल्यू, ये तो 3 इयर्स लेटर का वैल्यू है, ये वैल्यू 3 साल बाद है, लेकिन हमें आज में ट्रांसफर करना है, ये प्रेजेंट है, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू। इससे हमें माइनस क्या करना चाहिए? इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, आई 500, तो 649.10 से जब 500 को लेस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, तो मुझे मिल रहा है 149.10 लाख, ठीक है, ये हमारा हुआ मॉडिफाइड एनपीवी। मतलब पहले आप लिख लीजिए आप लोग, फिर मैं आपको एक बार जस्ट रिवाइज करा दूंगा, 2 सेकंड। लिख लिया सब कोई? हो गया ना? प्रियतमा, प्रिया, रोशनी, बोलो। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ, पहले हम लोग नॉर्मल एनपीवी कैलकुलेट करेंगे जैसे मेथड 1 में किया था, फिर मेथड 2 में हम लोग री इन्वेस्टमेंट तो किए, बट
केसी में ही कर दिए, तो केसी में करने से कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट वो रिटर्न तो हम लोग का आ ही रहा था, ठीक है। बट री इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए केसी में करने से वो प्रॉपर सेटिस्फैक्शन नहीं देता, इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखा, दिस गोज टू शोज दैट एनपीवी इज बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट द इंटरमीडिएट कैश फ्लोज आर रीइन्वेस्टेड एट केसी, ठीक है। लेकिन उस पर गड़बड़ हो गया, इफ दिस assumption इज नॉट सेटिस्फाइड देयर इज अ सेपरेट री इन्वेस्टमेंट रेट। तो इसको देखिए, आपको सेटिस्फैक्शन आएगा कि अगर आप री इन्वेस्टमेंट 17% में करते हो तो फिर आपका इतना वैल्यूएशन आता है, फिर उसको आप जब प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हो, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कैसे करोगे, री इन्वेस्टमेंट रेट में करोगे कि केसी में करोगे, ऑब्वियसली केसी में प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करोगे। तो 1178 को जब हम लोग री इन्वेस्टमेंट केसी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका वैल्यूएशन आ रहा है 3 साल के लिए 649, उससे इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लेस करते हैं तो 149.10 लाख, ये हमारा मॉडिफाइड एनपीवी का आंसर आता है। शंकर जी समझ में कुछ आया? नहीं, ये 649.10 कैसे है, समझ में नहीं आया। ये कैसे आया, मतलब ये 649.10 नहीं समझ में आया? हाँ। ये 1178 जो अमाउंट हम लोग का आया ना, ये 1178 अमाउंट कैसे आया हम लोग का, ये तो री इन्वेस्टमेंट करके आया, 17% का री इन्वेस्टमेंट किया ना। तो जब री इन्वेस्टमेंट किया 17% रेट में इंटरमीडिएट कैश फ्लोज को, तो हमारा अमाउंट कितना आ रहा है, मतलब हम लोग इसमें ये मान रहे हैं कि जो अमाउंट मेरा आ रहा है उसको हम लोग री इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो री इन्वेस्टमेंट मतलब 300 का आ रहा है अमाउंट उसको, लेकिन 17% रेट में हम लोग मार्केट में री इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। री इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा वैल्यूएशन आ रहा है 1178.67, ठीक है, जो हमारा 3 साल बाद टोटल अमाउंट में दिख रहा है। मतलब 300 ये इसका मतलब फ्यूचर वैल्यू 468, इसका भी फ्यूचर वैल्यू 410। तो ये जो 1178.67 आया ये तो फ्यूचर में आ गया, लेकिन इसको तो प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है ना, बिकॉज अगर आप 1178 ये जो हमारा फ्यूचर वैल्यू है इसको अगर हम लोग प्रेजेंट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो फिर ये 500 से माइनस कैसे करेंगे, बिकॉज ये 500 तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब इसको तो मैं आज के इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या आप 0 ईयर में खड़े होके सोच रहे हो, आपका सोचने का तरीका कहाँ बैठ के होना चाहिए, आप फोरकास्टिंग कहाँ से करते हो, आप फोरकास्टिंग 0 ईयर में करते हो। 3 साल बाद आपको जो 1178 मॉडिफाइड केस में दिख रहा है ये तो 3 साल बाद का केस है, तो 3 साल बाद जो 1178 आपको दिख रहा है वो भी 17% रेट में आप देख पा रहे हो, ठीक है, री इन्वेस्टमेंट रेट से। ये तो 1178 री इन्वेस्ट करके आपको आया है, बहुत बढ़िया, लेकिन इसको जब तक हम लोग प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे कि इसको, आप समझ रहे हैं ना बात को, आपको मैं समझ आज गया, के 1.22 करके इसको डिस्काउंटिंग कर दिया हमने। जी, ताकि मैं आज के रेट में, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली जी, प्रेजेंट वैल्यू, 1178। हाँ, तो कंपेरेबल हो गया, ये कंपेरेबल हो गया, ये 500 के साथ कंपेरेबल हो गया। तो हमें पता चला कि जो वैल्यूएशन, मतलब जो हम लोग मार्केट में प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका वैल्यूएशन आ रहा है 149 लाख, मतलब जिसको देख के बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट लग रहा था, बट अल्टीमेटली मेरा जो प्रोजेक्ट वैल्यू है, मतलब ये 149.10 लाख का मतलब क्या है कि इतना मेरा टोटल अमाउंट एक्स्ट्रा आ रहा है जो मेरा शेयर होल्डर्स का वेल्थ को इंक्रीज करेगा। मतलब ये एनपीवी है, ये पॉजिटिव रहने से ही प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड बिकॉज ये पॉजिटिव वैल्यू है, प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, लेकिन क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव है, बिकॉज पॉजिटिव अमाउंट है। एनपीवी हमेशा पॉजिटिव रहने से एक्सेप्ट हो जाता है, चाहिए 10% ही क्यों ना हो। अगर माइनस में जाएगा तभी रिजेक्ट करेंगे, अगर बाई चांस ये माइनस में चला जाता तो रिजेक्ट कर देते, क्योंकि नेगेटिव रिटर्न कोई बिजनेसमैन नहीं चाहेगा। तो ये सिंपल है, प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, बिकॉज एनपीवी इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो नॉर्मल एनपीपी और मॉडिफाइड एनपीपी का फर्क बस इतना हो गया कि नॉर्मल एनपीपी हम लोग री इन्वेस्टमेंट रेट को अंडरस्टैंड करने का कोशिश नहीं करते, लेकिन मॉडिफाइड में री इन्वेस्टमेंट रेट को भी हम लोग कंसिडर करते हैं, बस इतना फर्क है, ठीक है। एक बार घर पे आराम से इसको देखिएगा, मैं कुछ क्वेश्चंस भी घर पे करने के लिए दूंगा, ठीक है, उसको भी ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ है जो हम लोग कल के क्लास में करेंगे, दैट इज IRR। ज़रूरी नहीं है घर में ट्राई में जो दिया वही कीजिए, ये मॉडिफाइड IRR मैं कल के क्लास में कंसिडर करूंगा, ठीक है, मॉडिफाइड IRR। तो कल वाला क्लास में मैं मॉडिफाइड IRR कराऊंगा, तो IRR का मॉडिफिकेशन भी आप लोगों को समझ में आएगा। मॉडिफाइड IRR मतलब वही री इन्वेस्टमेंट रेट में ही IRR करना है, बट मॉडिफाइड IRR होगा, ठीक है। ये कल सॉल्व करवाएंगे, फिर उसके साथ साथ मैं कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को करने के लिए दूंगा, तो फिर ये प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। आज तो इतना ही है, समझ में आ गया होगा। স্যার বলছি যে
এই বল। ভ্যাকসিন যে আসছে ওইটাতে যে প্রাইভেট কোম্পানি দিয়ে দাঁড় করাবো ওইখানেও কি শেয়ারের এ চলবে? ভ্যাকসিন যে আসছে যে প্রাইভেট কোম্পানি বের করবে শেয়ারের রেট চলবে বলতে বুঝলাম না। মানে প্রাইভেট কোম্পানিকে দিয়ে মানে বিক্রি করাবে তো তো ওইখানেও কি শেয়ারের মানে এটা স্টক ফক ইনভেস্ট হবে? আচ্ছা মানে আচ্ছা বুঝতে পেরেছি। তো এখন ডিপেন্ড করছে ওই কোম্পানি যদি শেয়ার মার্কেটে থাকে তবে তো। ভ্যাকসিন ভ্যাকসিনের কোম্পানি শেয়ার মার্কেটে যদি থাকে তাহলে শেয়ার মার্কেটে ইমপ্রুভমেন্ট আসতে পারে। মানে যে কোম্পানি মার্কেটে ভ্যাকসিন ডিস্ট্রিবিউট করবে সে যদি প্রফিট করে অবভিয়াসলি প্রফিট করবে যদি যা অ্যামাউন্ট রাখবে আর করবে। বাট যদি এখন দেখতে হবে কি কোন কোম্পানি পাচ্ছে আর সেই কোম্পানি স্টক মার্কেটে আছে কিনা, যদি আসে তাহলে হবে, আর যদি না থাকে প্রাইভেটলি করে তাহলে হবে না। যেমন সিরাম ইনস্টিটিউট মোস্ট প্রবাবলি শেয়ার মার্কেট লিস্টেড না যেটা করেছিল, তো ওটা দেখতে হবে। তবে নর্মালি এর ওপর ডিপেন্ড করে হেলথ ইন্স্যুরেন্স যেগুলো আছে বা হেলথ সেক্টরসের যে কোম্পানিগুলো আছে যারা ফার্মাসিউটিক্যালসে আছে তাদের তো শেয়ার ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে, দেখবি খেয়াল করে মার্কেটে। বা আজকে যদিও মার্কেট অনেকটা রিকভার করেছে বাট এখন এই রিকভারিগুলো জাস্ট নর্মাল রিকভারি, এগুলো থেকে কিছু এখন বোঝা মুশকিল। তবে হ্যাঁ কিছু কিছু সেক্টরস সিরিয়াসলি ইমপ্রুভ করেছে, লাইক ইন্স্যুরেন্স সেক্টরস, আইটি সেক্টরস ঠিকঠাক স্টেবল আছে, ফার্মাসিউটিক্যালসগুলো দেখবেন এগুলো বেশ ইমপ্রুভ করেছে, বেশ কিছু ফার্মাসিউটিক্যালস ইমপ্রুভমেন্ট করেছে। দেখবি ওই গ্রুপে দেওয়া আছে অনেকগুলো কোম্পানির, ওখানে ডিটেলস একটা পোর্টফোলিও করা আছে, ওই কোম্পানিগুলোকে চেক করবি গুগলে ফেলে ফেলে, অনেকটা আইডিয়া ক্লিয়ার হবে। দেখবি একটা করোনা পোর্টফোলিও বলে একটা পোর্টফোলিও দেওয়া আছে, দেখেছিস খেয়াল করে গ্রুপে হোয়াটসঅ্যাপে? না হ্যাঁ সেরকম খেয়াল করিনি। দেখবি ওখানে একটা করোনা পোর্টফোলিও বানানো আছে, ওর মধ্যে কোম্পানি দেওয়া আছে, অনেক কোম্পানি ওখানে লিস্ট করা আছে, খেয়াল করে দেখবি। জাস্ট নিজেরা গো থ্রু করবি কি কোন কোম্পানিগুলোর কি ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, ঠিক আছে? যেমন ইন্স্যুরেন্সগুলো আমি বেশ কদিন ধরে ট্র্যাক করছিলাম, ইন্স্যুরেন্সগুলোতে আমার খুব বিশ্বাস ছিল কি এটা হবে বলে। प्रिया देखा आप लोग आपने? प्रिया हाँ सर, देखा है मैंने। इन्वेस्टमेंट किया कुछ रिसेंटली? एक्चुअली मिश्रा पे थोड़ा सा देखा है, वो मिश्रा खाना निगम लिमिटेड। जैसे कि HDFC इंश्योरेंस आज थोड़ा डाउन है, बट अगर आप लास्ट, वेरी गुड, HDFC इंश्योरेंस अगर लास्ट 5 दिन जब रिकमेंडेशन हुआ था उस टाइम पे HDFC इंश्योरेंस करीब डाउन में ही था। लास्ट 5-6 दिन पहले का बात कर रहा हूँ, काफ़ी इसका 700 समथिंग, देखिए ये आज थोड़ा डाउन हो गया, नहीं तो 700 क्रॉस कर गया था। ये एक अच्छा 4-5 दिन में अच्छा ग्रोथ दिया था बिकॉज प्रीमियम कलेक्शन इसका इन लोग का अच्छा हुआ। SBI ইনভেস্ট हाँ করেছে। ইন্দাস টাওয়ার খুব ভালো না গেলেও খারাপ হবে না। SBI कार्ड, सॉरी SBI कार्ड बोल, ये भी अच्छा है, SBI कार्ड का प्रॉफिट हुआ है। SBI लाइफ इसमें भी आज थोड़ा डाउन है, बट जब रिकमेंडेशन हुआ था उस टाइम पे इसका मतलब ये 4-5 दिन का टारगेट था, लेकिन इसका होगा 2-3 महीने में इसका 1000 के आसपास जाने का चांसेस है, कोरोना अगर ऐसा रहेगा तो। अगर 5 दिन पहले ये 870 के पास था, उसके बाद ये 940 भी आ गया था ये 3-4 दिन में, ठीक है? तो जिस स्टॉक में ऐसे हो सकता है। और भी कुछ हेल्थ कंपनीज है, मुझे सारा का सारा नाम याद नहीं आ रहा है अभी, इवन ICICI प्रू भी। हाँ की बोलছিলি ये रोशनी কোন কোন কোম্পানিটা বলছিলি? ইন্ডাস টাওয়ার। इंडस टावर तो अभी बेसिकली नेटवर्क का जो टावर बिल्ड होता है ना उसका है, ठीक है? ये 251 काफ़ी साइडवेज है, अभी बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं हुआ, बट 6 मंथ्स में बड़ा एक ही एरिया में घूम फिर रहा है। बट हाँ इसका एक ग्रोथ स्टेज है हल्का फुल्का, बिकॉज मार्केट में इंटरनेट का बिजनेस बढ़ेगा और जितना इंटरनेट बिजनेस बढ़ेगा इनका टावर का बिजनेस बढ़ेगा, ये एक कॉन्सेप्ट है। बाकी मुझे अभी इतना याद नहीं आ रहा है करेंटली। हाँ ইনফোসিসও করেছে। इन्फोसिस ऑलवेज गोल्डन स्टॉक इन्फोसिस गोल्डन स्टॉक इसका ওটা আমার बिजनेस অনেকদিনের ইচ্ছা ছিল, অ্যাকচুয়ালি অন্য কারণে। আমি সুধা মূর্তির খুব বড় ফ্যান, ওই জন্য। ওই রকম ভাবে কেউ শেয়ার মার্কেটে ইনভেস্ট করে না শেয়ার ইনভেস্ট মার্কেটে করে না আমি না, সেটা মানে বলছি আর কি, মানে দুটোই কারণ। শেয়ার মার্কেটে ইনভেস্টমেন্ট সুধামূর্তির ফ্যান এরকম কেউ করে নাকি? ইনফোসিসের বিজনেস দেখে ইনভেস্ট, সুধামূর্তির ফ্যান তাই নিতেই হবে নাকি? আচ্ছা ঠিক আছে বুঝেছি, আমি তোর কথাটা গল্পটা বুঝতে পেরেছি। और जो भी हो चलिए ठीक है, बाकी वो ग्रुप में बात होंगे, ठीक है? ओके चलिए, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सबको। রাখছি দাদা, ओके গুড Bye, নাইট। ओके गुड नाइट सर, बाय। ओके प्रिया बाय। बाय।